पॉलिटिकली देखा जाए तो पॉलिटिकली भी थोड़ा बहुत मेरा इसमें रेफरेंस है कि जब ज़िया दौर में और मार्शल लगा सारा कुछ था, तो जितनी भी पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती थी वो हमारे घर में होती थी। इवन चाहे वो एतजाज हसन हो या मलिक हाकमीन हो या जितने भी पुराने जो लीडर्स थे, उनकी हमारे घर में ही गैदरिंग्स हुआ करती थी। इस वजह से थोड़ी बहुत उसी दौर में पॉलिटिकल अवेयरनेस जी बेस आ रही है। जी जी बिल्कुल उसी हवाले से रहा। तो जहां तक आप लोगों का ताल्लुक है तो ये तो मुझे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये बेसिक है। जो लोकल बॉडीज जो इदारे होते हैं वो बेस है, ठीक है। उसके बाद ही देखा जाए तो रूलर्स आप लोग हैं। आपको रूल एक्चुअल रूल जो करना चाहिए वो आपको करना चाहिए, क्योंकि जब बुनियाद ही कमजोर होगी तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आगे जो है आगे जाके कोई अच्छी आप बिल्डिंग बना सकेंगे। पाकिस्तान में ये बड़ा अलमिया रहा है कि सबसे ज्यादा जिसको इग्नोर किया गया वो किया गया है बल्दियाती इदारों को, आप लोगों को। और उसमें खवातीन जो है वो बुनियाद इसलिए होती हैं कि आप किसी घर में भी दाखिल हो सकती हैं। अगर जो जैसे काउंसलर्स हैं या दूसरे जो हैं वो लोग मेल यानी जो है वो नहीं जा सकते खवातीन के यानी घरों में, उनकी एंट्री का थोड़ा इशू होता है। लेकिन आप लोग ऐसे हैं जो आप डोर स्टेप तक पहुंचती, स्टेप तक नहीं पहुंचती, आप अंदर तक जा सकते हैं। आप लोगों के इश्यूज पता करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से ये कि आप अपनी सबसे पहले तो ये समझिए कि आप लोगों की इम्पोर्टेंस क्या है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक तरह का मैंने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए कराया कि हम थोड़ा आपस में वो फेयर भी हो जाए, थोड़ा रेलिवेंट भी हो जाए, इसलिए जरूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और पहला जो हमारा जिससे जो मेन आज हमारा है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर इनहांस्ड सर्विस डिलीवरी, ठीक है। इसमें आगे जो आता है ये जो मेन है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ठीक है। इसमें हमने मेन इसी पे करना है। और इसमें क्या आएगा, एथिक्स इन पॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यानी सबसे पहले जो मेन चीज होती है ना पॉलिटिक्स में जिसको इग्नोर किया जा रहा है और बड़ी बुरी तरह इग्नोर किया जा रहा है वो एथिक्स है, ठीक है। इसको बुनियाद समझा ही नहीं जाता। हालांकि एथिक्स तो हर चीज में आते हैं आपकी, ना सिर्फ पॉलिटिक्स में। जैसे हम जर्नलिज्म में हैं, हमारा भी एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हमारे भी एथिक्स होते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि कई ऐसे लोग हैं जो इसको इग्नोर करते हैं या वो स्टडी नहीं करके आए होते, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप एथिक्स को इग्नोर कर देते हैं तो वही सब कुछ होता है जो आज पाकिस्तान में है। उसकी बुनियाद कहाँ पे जाती है, उसकी बुनियाद बार बार जाती है मार्शल लॉ पे, जो जिसने डिस्ट्रॉय किया सारा सिस्टम। हालांकि ये भी एक इसमें मैं कहती हूँ कि अगर मार्शल लॉ ने बहुत कुछ गलत किया, उसमें दो चीजें उनके क्रेडिट में जाती हैं। वो ये कि हर मार्शल लॉ दौर में बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाने की कोशिश की गई, ठीक है। उन्होंने क्योंकि उन्होंने यही समझा कि ये हमारी पावर है, हम इन इदारों को बनाएंगे और उसके बाद इनकी बेस पे हम 10-10, 20-20 और 30-30 साल तक रूल करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि जो ज़ियाउल हक का दौर था उसमें भी बल्दियाती इदारे बहुत ज्यादा मजबूत थे, और वो यहाँ तक था कि मुकम्मल तौर पे कंट्रोल एक तरह के उनके हाथ में था। दूसरा दौर जिसने पावर दी बल्दियाती इदारों को वो मुशर्रफ दौर था, वो तो आप जानते हैं, ठीक है ना। डेवोल्यूशन ऑफ पावर क्या था कि आज ये हाल है कि आप यानी बल्दियाती नुमाइंदे बैठे हैं, लेकिन आप एक बल्ब नहीं लगा सकते किसी सड़क पे। आप अगर उसका किसी जगह पे जो है गटर का ढक्कन नहीं है, आप वो नहीं लगवा सकते, क्योंकि आप लोगों के पास ना इख्तियार है ना फंड्स है। और बड़ी रीजन क्या है कि आप लोगों ने अपने इख्तियार दे दिए हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। मैं ये नहीं कहती है हर किसी की एफिलिएशन होती है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होती है, लेकिन वो एफिलिएशन इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि आप अपने राइट्स ही उनको दें। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास पावर है, आपके हाथ में पावर है, तो आप आगे एक अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का ये अलमिया रहा है कि उन्होंने हमेशा, आपने देखा होगा कि जब भी कोई आया है, जब एक नई सियासी जमात ने आके इक़्तिदार संभाला है, उसका सबसे पहला काम क्या रहा, उसने बल्दियाती इदारों के हुकूक खत्म कर दिए। उन्होंने बल्दियाती इदारे मुअत्तल किए। उसके बाद आपने देखा पीछे जब हुआ कि मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं कि हमें मीटिंग नहीं करने दी जा रही, यहाँ ये लाहौर में ऐसा हुआ है कि जनाब दरवाजे टाउन हॉल के बंद कर दिए गए कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ी रीजन है। इसके लिए आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, इस सेंस में आवाज उठानी पड़ेगी कि आपको बताना पड़ेगा कि हमारे क्या है।
कि अगर आप यहाँ पहुंचे, अगर कोई MNA MPA पहुंचा है, वो ऐसे नहीं पहुंचा, उसको स्ट्रेंथन किसने करना है? आप लोगों ने। क्योंकि कहाँ जाना है, घरों में किसने जाना है? लोगों के मसाइल हल होंगे तो ही कुछ हो सकेगा ना। और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने, सारे सियासी जमात जो हमारी अब यानी कि समझे कई सालों से कर रही हैं, जन जमाते हैं, एक नई पार्टी आई और उसने भी कियोस ही क्रिएट किया। अच्छा, एक चीज मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मेरी किसी सियासी जमात से एफिलिएशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट को न्यूट्रल होना चाहिए, उसी तरह आप लोगों को मुल्क के लिए न्यूट्रल होना चाहिए। बात हो रही है पॉलिटिकल एथिक्स की। जब तक आप किसी को स्पेस नहीं देंगे, किसी को बात करने की इजाजत नहीं देंगे, आप किस तरीके से अपनी जगह बना सकें? ठीक है, अब फर्ज करें कि आप यहाँ बैठे हैं, आप जैसे खानेवाल के लोग खानेवाल के साथ बैठना पसंद कर रहे हैं, लाहौर के लाहौर को, ऐसा नहीं होता। आप जब मिक्सअप होंगे तो ही आप अपनी आपस में बात शेयर कर सकेंगे ना। और इसी हवाले से ये है कि जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे और दूसरे को सुनने का हौसला नहीं पैदा करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अब इस वक्त ये सूरत हाल है कि एक पार्टी दूसरी को कोस रही है, दूसरी तीसरी को कोस रही है, और इसमें क्या जो इग्नोर हो रहा है, क्या हो रहा है? आपके अपने राइट्स, लोगों के राइट्स इग्नोर हो रहे हैं। लोगों में इतना एग्रेशन क्यों है? पब्लिक में इतना एग्रेशन क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है एग्रेशन की कि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। उनके मसाइल आपने हल करने हैं। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, इमरान खान ने, बिलावल भुट्टो ने किसी के घर पे नहीं जाना। इन्होंने उस वक्त जाना है जब कोई बंदा किसी जगह पे मरेगा, कोई कत्ल होगा, ज्यादा से ज्यादा उस वक्त जाएंगे, किसी खातून के साथ रेप होगा, उसके लिए वो वहां पहुंच जाएंगे, उनके घर पहुंच जाएंगे, जाके अफसोस कर लेंगे। सिर्फ इतना ही है ना इनका लोगों के साथ, सियासी जमातों के लीडरान का राब्ता, सिर्फ इतना है। और वो भी जब जाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले एक पॉलिटिकल यानी वो जिसे कहते हैं पुलिस की एक लाइन होगी, दूसरी लाइन होगी, पूरा प्रोटोकॉल होगा, घर की जाके बाकायदा चेकिंग होगी कि घर में कोई है तो नहीं, कोई बॉम्ब तो नहीं पड़ा, कुछ है तो नहीं। वो ये नहीं सोचते कि अगर आप लोगों को स्ट्रेंथ, आप क्यों नहीं जा सकते? अगर किसी के घर में कोई इशू हो गया, अव्वल तो वो इशू हुआ ही क्यों? इसलिए हुआ कि उन्होंने आप लोगों को पावर दी, और ये पावर किसने लेनी है? आप लोगों ने खुद देनी है, खुद लेनी है उनसे। आपने उनको बताना है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कहाँ तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। आप लोगों के घर, आप सिर्फ उनके लिए वोट इकट्ठा करने की चीज नहीं है। आप ये नहीं है कि जब इलेक्शन होगा, अब जाहिर अब सब आपसे राब्ता कर रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। कोई ये नहीं बताएगा कि अगर उन्होंने बलदियाती इदारे मुअत्तल किए थे, यूनियन काउंसिल मुअत्तल की थी, उसकी रीजन क्या थी? किसी के पास जवाब है? नहीं है किसी के पास जवाब। लेकिन आप लोग जवाब ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? एक तो आपने सबसे पहले ये करना है कि खुद को जो है वो पावरफुल बनाए। वो कैसे बनाना है? आपने आपकी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, आपको ये पता हो कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके जो है वो फराइज क्या हैं। इन दोनों चीजों को स्टडी करें, जितना ज्यादा हो सके वो स्टडी करें। अच्छा, इसमें जो है क्योंकि एथिक्स इन पॉलिटिक्स, उसके बाद आगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आप लोग जब कहीं किसी जगह जाते हैं, कोई इशू हो जाता है, फर्ज करें आपके एरिया में कोई इशू हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। मैं अब स्पेसिफिकली, मैं क्योंकि आप खवातीन है, मैं खवातीन के हवाले से ही बात करूंगी। एक आदमी है, किसी जगह झगड़ा हो गया, कोई मॉब इकट्ठा हो गया, आदमी किसी तरीके से मैनेज इसलिए कर लेगा कि वो एग्रेसिवली वो जाएगा, थाने में जाएगा, जाके बात करेगा, उनके साथ चला जाएगा। खवातीन को इसलिए साइड पे किया जाता है, वो कहते हैं ये खातून है, ये कैसे आगे जाएगी? आपने ये चीज नोट की होगी कि आपको कई जगहों पे पीछे करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, काफी जगह ऐसे ही है ना कि, और उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं ये खातून है, ये क्या कर लेगी, ठीक है। और इसमें खवातीन की थोड़ी सी ये वीकनेस हो जाती है कि वो इस चीज को इशू बना के एग्रेसिवली रिएक्ट करती हैं, या ये होता है कि वो रोना शुरू कर देती। एक सबसे पहली बात ये है कि रोना तो आप समझेंगे, देखिए ये नेचुरल है, रोना आता है, लेकिन ये रोना धोना सिर्फ घर की हद तक होना चाहिए। जब आप फील्ड में आ जाते हैं, आंसू आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो तो कहते हैं ना, खातून के बारे में कहा जाता है ये हथियार ही हथियार नहीं है, ये आपका दुश्मन है। दूसरा बंदा फौरी तौर पे ये समझ जाता है कि आप डिफीट, आपने कबूल कर ली, आप कमजोर हैं। और यही वो वक्त है जब आपको ब्रेक किया जा सकता है। देखिए, खातून से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं। जो इंसान बच्चा पैदा कर सकता है, उससे ज्यादा किसी में क्या ताकत होगी?
आप लोग घर भी चलाते हैं, आप बाहर भी जाते हैं, आपने लोगों को भी फेस करना होता है। ये एक आदमी नहीं कर सकता ज्यादातर। मैं ये नहीं कह रही, ये कोई ऐसे नहीं हो रही कि मर्दों के खिलाफ कोई बात हो रही है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन देखिए जी कि जब आप घर से बाहर निकलती हैं, आप जब सुबह उठती हैं, आपने बच्चों को नाश्ता भी कराना होता है, आपने उनको खाना पका के, आपने अपने सास ससुर को, अपनी फैमिली को, सबको मैनेज करके उसके बाद निकलना, ठीक है ना। जब आप निकलेंगी उसके बाद आपका अगला महाज शुरू हो गया। अगला महाज क्या है? आपने अपनी शिनाख्त बनानी है, आपने खुद को अलग साबित करना है। लेकिन उसके लिए कि जब आप फील्ड पे निकल रहे हैं ना, जिस तरह आप घर में बच्चों का नाश्ता बनाने से पहले आप तैयारी कर लेती है ना कि आपने ऑमलेट बनाना है जी, रात को ही मैंने सारी प्रेपरेशन कर ली, मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए, बच्चों की यूनिफॉर्म इस्त्री कर लिए, हो गया ना, आपने पहले तैयारी की ना। उसके बाद जो अगला स्टेप है, जब आप अपने ऑफिस में जा रही हैं, आप उसके लिए पहले तैयारी क्यों नहीं करें? तैयारी ये है कि अगर आप मीटिंग पे जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप, आपका जो हेड है या आप खुद हेड हैं, एजेंडा प्रिपेयर करें, उनसे एजेंडा मांगे कि ये नहीं है आप किसी की भर्ती के लिए नहीं जा रहे हैं, ये नहीं है आप अपने इजलास में जा रहे हैं, आप अपनी आइडेंटिटी के साथ जा रहे हैं। आप वहां जाएं, पहले सबसे पहले आपके पास एजेंडा हो, आप एजेंडे पे वर्क करें कि ये चीजें हैं, उसमें ये नोट्स हैं, आप उसके नोट्स बना लें, ताकि आपको ये पता हो कि जब आपने जाना है वहां सिर्फ आदमियों ने ही नहीं बोलना, आपने बोलना है। आपने इसलिए बोलना है कि उनको ये साबित हो कि आप सिर्फ खातून की हैसियत से आप डेकोरेशन पीस नहीं है, आप इंसान हैं, जिस तरह दूसरे मर्दों के दिमाग है आपके भी दिमाग है, आप भी अपना ब्रेन यूज करें। और किसी के लिए अपना जो घर का कोर्स है ना आपका, उसको अलग रखें। किसी को जाके आपने ये नहीं बताना कि मैंने घर में ये काम किया तो मैं ऑफिस के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ भाई? मैं आपसे मल्टीटास्किंग हूँ, औरत मल्टीटास्किंग है, वो कर सकती है पूरी सॉरी, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। जब आप तैयारी के साथ जाएंगे ना, तो दूसरे को भी पता होगा, वो आपको इजी नहीं लेगा। ये मैं अपनी यानी जाती जिंदगी का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आई तो ये था, मैं, मेरा ख्याल है मैं ग्रेजुएशन करते ही आ गई थी, मैंने मास्टर्स भी बाद में किया, ठीक है। ज़ाहिर 89 में मैं आई हूँ, मुझे 34 ईयर्स हो गए हैं जर्नलिज्म में। तो यही होता था कि खातून की हैसियत से, जैसे नॉर्मली होता है कि आपको इजी लेने की कोशिश की जाती है, इसीलिए मैंने वो काम भी किया जो मर्दों के लिए था। मिसाल के तौर पे, अगर मैं न्यूज़पेपर में, ये होता, खवातीन कहती थी, मेरी जो कुलीग्स थी, कि हमारी जगह न्यूज रूम में है, हम जाके, हम प्लेट सेक्शन में नहीं जाएंगी, हम जाके जो पेज मेकिंग सेक्शन, हम वहां नहीं जाएंगी। तो मेरा ये सवाल होता था, क्यों नहीं जाऊंगी? मैं क्यों नहीं जाऊंगी भाई? मैं इंसान हूँ, मैं इसी काम के लिए तो आई हूँ। मेरा मतलब, जब मैं एक फील्ड में उतर आई, तो उस फील्ड में ये मर्द और औरत की क्या तखसीस रहेगी? कोई फर्क नहीं है। और उसका ये हुआ कि मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने बाद मैं उस इदारे में रेगुलर एम्प्लॉय थी, और वाहिद मैं थी जो जिसको मैनेजमेंट ने रेगुलर किया था, बाकी सब तो जबरदस्ती के थे, यूनियन के थे। तो ये चीजें देखने की, उसके बाद जैसे आगे बढ़े, मैं एक इदारा यहाँ से, लाहौर से निकलता था, अल जरीदा न्यूज़पेपर था। मैं लाहौर से निकलने वाले नेशनल डेली की पहली एडिटर हूँ। मुझसे पहले कोई जो है वो एडिटर, खातून एडिटर नहीं थी। उसकी वजह क्या है? वो कहते थे ये खातून है, जो एडिटर मेल है वो तो रात 3 बजे 4 बजे तक रहेगा। मैंने कहा जी, वो 3 बजे 4 बजे तक रहते हैं ना, मैं सुबह 7 बजे तक रहूंगी, मैं 10 बजे तक, मैं हर वक्त अवेलेबल रहूंगी। और मैं रहती थी, मैं अखबार मार्केट जाती थी, अखबार छपवाने के बाद प्रेस में जाती थी, वहां जाके देखती थी कि अखबार छप कैसा रहा है, मैंने मशीन का काम तक देखा है, वो तक सीखा है। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि आदमी कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकती? जब लास्ट में वो न्यूज़पेपर बंद हुआ, उसके मालिक तारिक बांडे साहब थे, उनकी डेथ हो गई। मैंने जिन्होंने नया खरीदा, मैंने ना सिर्फ उनको चलता हुआ अखबार दिया, क्योंकि एक हमारे उसमें है, एक कहा जाता है, एक टर्म है अखबार में, वो ये टर्म होती है कि एक अखबार अगर एक दिन नहीं छपा तो वो अखबार की, पूरे अखबार की मौत है। ये हमारे टर्म यूज की जाती है कि अगर, क्योंकि जो हमारी साल में 6 छुट्टियां होती हैं न्यूज़पेपर्स की, तो वो ये कि उसके अलावा अगर एक दिन कोई किसी वजह से भी अखबार नहीं छपा, अखबार मर गया, उसको कोई नहीं कुछ पूछेगा, वो बिल्कुल खत्म हो गया। मैंने नई पार्टी को चलता हुआ अखबार दिया खुद, उसमें यानी जो भी था, इवन पैसे तक मैंने खुद लगा, सिर्फ इस वजह से
एक तो नया अखबार और उसका तकरीबन 300 स्टाफ था। और जिस दिन तारिक बांडे साहब की डेथ हुई उस दिन सभी ये कह रहे थे इसकी जगह अगर मर्द होता तो क्या मसला था। अब ये देखे ना, ये 3-3 महीने की तनख्वाहें कहाँ जाएंगी। मैंने 2 महीने पूरी जंग लड़ी है, और जंग लड़ने के बाद एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसको सैलरी ना मिली। और आज भी पूरी फील्ड में ये कहा जाता है कि सिर्फ अल जरीदा वाहिद वो अखबार है, क्योंकि हमारे यहाँ मामूल है अखबारों में तनख्वाहें वो नहीं दी जाती जिस तरह के बाकी सारे उसमें है, लेकिन अखबारों में मीडिया में ये बहुत इशू है। लेकिन मैंने एक तो चलता हुआ अखबार दिया और पूरे स्टाफ की तनख्वाहें दिलवाई, सिर्फ इस वजह से कि मेरे लिए ये चैलेंज था कि मैं औरत हूँ, और ये कि औरत के नाम पे हर्फ नहीं आना चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए कि ये औरत है ये नहीं कर सकती। अब आप लोगों ने भी यही देखना है। ये सारी चीजें बताने का मकसद यही है कि आपने खुद को स्ट्रेंथन करना है। किससे? आपने ज्यादा से ज्यादा स्टडी करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो बल्दियाती कवानीन क्या हैं, उनके एक्ट क्या है, किस सन में कौन सा एक्ट आया, कैसे है, यानी पूरी मुकम्मल तौर पे आपको उसकी वो नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कल को कोई भी बंदा आपसे बात करे तो कम से कम ये जरूर हो कि आपके पास वो जवाब। अब होता ये है कि ये खवातीन के लिए क्यों जरूरी है नॉलेज, आदमियों के लिए क्यों नहीं। यहाँ जिसे कहते हैं हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि यहाँ पे 8 साल के लड़के को मोटरसाइकिल दे दी जाती है, गाड़ी चलाने दे दी जाती है, लेकिन औरत अगर 22-30 साल की भी है ना, उसके साथ लोग सफर करते हुए डरते हैं, उसे गाड़ी नहीं दी जाती। उसकी वजह क्या है कि एक यहाँ पे हमारे माइंडसेट बन चुका है, औरत नहीं कर सकती। इसी माइंडसेट को, इसी सोच को आपने ब्रेक करना है। और ब्रेक कैसे करना है? आपने आगे बढ़ के ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करनी है, क्योंकि आपका तो मैं कहती हूँ जैसे मैंने स्टार्ट में कहा आप लोग रूलर्स, यानी पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में अगर कोई इदारे रूल करता है ना इदारा, तो वो ये बल्दियाती इदारे। क्योंकि देखें लोगों के मसाइल किसने हल करने? आपने। फंड्स किसके पास होने चाहिए? आप लोगों के पास होने चाहिए। लेकिन यहाँ अलमिया ये है कि मेरा ख्याल है कि शायद ज्यादा से ज्यादा 5 लाख 6 लाख किसी यूसी को मिलेगा, उसमें से भी 3-3.5 लाख की तनख्वाहें चली जाएंगी। आप लोगों के पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। आप लोग किसकी तरफ देख रहे हैं? आप अपनी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ देख रहे हैं। आप किसकी तरफ देख रहे हैं? आप अपनी नेशनल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। हालांकि 18th अमेंडमेंट के बाद इख्तियार किसके पास आ गया? सूबों के पास। ठीक है, लेकिन वही बात है कि जो एमएनए एमपीए का खेल चल रहा है, ठीक है, बल्दियाती इदारे को नहीं। जिन्हें कुछ करना चाहिए उनके पास कुछ नहीं है, और उनके पास सब कुछ है। 18th अमेंडमेंट में क्या किया गया था? उसमें ये किया गया था, जो एक बड़ी नेसेसिटी थी उसकी, वो ये थी कि आप सूबाई फाइनेंस कमीशन भी बनाएंगे। आप लोगों को पता है वो नहीं बने, सब लोग जानते हैं कि वो नहीं बने। उसकी वजह वो क्यों नहीं बने भाई? अगर वो बात है, वो सूबाई कमीशन जो बनने थे, फाइनेंस कमीशन, उसके जरिए पैसा कहाँ आना था? इजला की तरफ। अब इजला के पास फंड्स होगा तो काम होगा। उन्होंने आपके, जिसे देखें कि बड़ी तारीफ की जाती है, आप लोग भी तारीफ करते होंगे 18th अमेंडमेंट की, जी बड़ी अच्छी बात है, सूबाई खुद मुख्तारी मिली। भाई आप लोगों को खुद मुख्तारी नहीं मिली तो उसका क्या फायदा? असल ये फाइट किसके लिए करनी है? आप मेरा ख्याल है आप में से वो सरबराह हेड्स भी होंगे यूनियन काउंसिल्स की, है ना? आप लोगों में से है ना? तो अब ये तो सवाल करना बनता है ना कि जी आप जब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी आप लोगों का ताल्लुक होगा, तो ये तो आपको सवाल करना बनता है ना कि भाई आपने सूबाई फाइनेंस कमीशन के लिए क्यों नहीं बात की? सूबाई फाइनेंस कमीशन सिर्फ पंजाब में नहीं बना या बाकी सूबों कहीं में? नहीं अच्छा, ये बना नहीं। सूबों में लोकल गवर्नमेंट तो काम कर रही है, लेकिन सूबाई फाइनेंस कमीशन बना ही नहीं। ओके। ये 18th अमेंडमेंट के ये लाजमी जुज था, जी जी। ठीक है ना, कि उसमें ये था देखिए ये भी, ये जो 18th अमेंडमेंट थी ना, एक तरह से जिया का जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का था ना, एक तरह से उसका उन्होंने मुतबादिल एक प्लान पेश किया था कि जी एक तो ये कि उसमें उन्होंने अपने इख्तियारात वापस लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने, और दूसरा उन्होंने अगला स्टेप ये किया कि हम जो है यानी कि एक तरह से हम एम्पावर करेंगे आपको, लेकिन उन्होंने इख्तियारात खासतौर पे पैसा अपने पास रखा। मुशर्रफ दौर में आपने देखा होगा कि एमएनए एमपीएस अपनी सीटें छोड़ के उन्होंने यूनियन काउंसिल्स के इलेक्शन लड़े, नाज़मीन के इलेक्शन लड़े।
ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट नाज़म के लिए एग्जाम ठीक था बराह रास्त वाला। जी जी बिल्कुल। जी, और हम तो चाहते थे कि अब भी बराह रास्त होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि तादाद भी कम की गई है। जी जी बिल्कुल। और खवातीन की, जी जी खवातीन की भी तादाद हाँ। भी कम की गई है। जी जी उस वक्त हमें 33% नुमाइंदगी मिली थी ना। जी जी तो बिल्कुल। बराह रास्त इलेक्शन हुए थे, मेरे ख्याल में तो ये ठीक था। नहीं ये ठीक था। जी जी देखिए मैंने वही बात की कि ये जो होता है ना, जरूरी नहीं है कि जो डिक्टेटर है वो हर काम ही गलत करे, बाज काम अच्छे भी हो जाते हैं। हालांकि जाहिर है कि हम में से कोई भी डिक्टेटरशिप का हामी नहीं है, ठीक है ना। कोई हम पे रूल करे ये हम कभी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जियाउल हक का दौर था, सबसे ज्यादा अगर किसी कोई इफेक्ट हुआ है तो वो खवातीन ही। जैसे हदूद ऑर्डिनेंस आया या जो कुछ भी आया, उसमें कौन इफेक्ट हुआ? मेरे और आप जैसे लोग इफेक्ट हुए ना, खवातीन इफेक्ट हुए, या दूसरे जो है जो ट्रांसजेंडर्स थे वो लोग इफेक्ट हुए। और उस दौर की ही सोच का नतीजा है कि आज तक खवातीन इफेक्ट हो रही है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आपने खुद को एम्पावर करना। एक तो ये कि आप, वही बात है, खातून वीक नहीं है, किसी सूरत वीक नहीं। अगर आप पूरी तैयारी के साथ किसी जगह जाते हैं तो उसका ये मतलब है कि आपको किसी से भी डरने की या झिझकने की जरूरत ही नहीं। आप खुल के बात करें, आप उनसे बहस करें, लेकिन बहस आप उस वक्त करेंगे जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो, ठीक है ना। और इंफॉर्मेशन, थैंक यू, इंफॉर्मेशन जो है वो किससे होगा कि खाली ये नहीं है कि आपको बलदियाती इदारों के हवाले से इंफॉर्मेशन हो, आपको ये भी कुछ चीजें ना, मेन चीजें वो आप एक तरह से लिख लें। लिखने से मुराद ये कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मुल्क का साल का बजट कितना है, आपका जो नेशनल फाइनेंस कमीशन जिससे सूबों को जाती है अमाउंट जाती है, आपको वो पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि बल्दियाती इदारों के लिए कितना पैसा आ रहा है, कितना फंड आ रहा है, बजट में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल क्या कर रहे हैं, आपके बजट में क्या आ रहा है, आपका डेफिसिट कितना है, आपके जो है जिसे कहते हैं कि रिजर्व फाइनेंशियल जो आपके रिजर्व्स हैं, नेशनल रिजर्व, वो कितने हैं। ये सारी बेसिक चीजें ना, ये आपको पता होनी चाहिए कि ताकि जब आप किसी से बात करें आप अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे बात कर सकें। अच्छा, इसमें वो जो है एक रह गया था जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, कि बात उसी से शुरू हुई थी कि आपने किसी भी इशू को रिजॉल्व कैसे करना है। जैसे कि था कि जी आदमियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो जी अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, आदमी आगे बढ़े हैं, उन्होंने जो है जी थाने भी चले गए साथ, खातून के बारे में एनी मेरे ना कितने जा रहे हैं, एक ही कर सकते भाई। सबसे पहली बात कि ये थाने और औरत में बैरियर खड़ा किसने किया है? हाँ, मर्दों ने खड़ा किया है। थाने किस लिए बने हैं? ये आपके मेरी प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। पुलिस फोर्स किस लिए है? जितने भी फोर्सेस हैं वो किस लिए है भाई? वो आपके और मेरे लिए। इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आ गई? ये क्यों है कि एक आदमी है वो रात को जा सकता है, मैं नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती भाई? अगर वही बात है कि आपने, इसका मतलब ये कि आपने खुद ये बैरियर खड़ा किया ताकि खातून वहां तक जा ही ना सके। अगर कोई इशू होता है भाई आप जाएं, और अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है आप बाकायदा उसके बारे में लिख के दें। आप अथॉरिटी रखती हैं, वो थानेदार नहीं, वो आपका मुलाजिम है। आप अगर एक बलदियाती नुमाइंदे के तौर पे गई हैं, आपके साथ 10 बंदे हैं, उसका फर्ज बनता है कि वो आपकी FIR जो है वो लिखे। ये नहीं है कि आपका मेल जाएगा, काउंसलर जाएगा, या जो भी नाजिम या जो भी नुमाइंदा है वो जाएगा, वो जाके FIR कराएगा। क्यों भाई? आप भी नुमाइंदा हैं। और अगर वो इनकार करे या कुछ करे, उसके लिख के दो, अभी मुझे ये लिख के दो, और उसके बाद जब आपका इजलास हो आप उसमें उसकी शिकायत करें कि इसने मिसबिहेव किया और इस तरह किया, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाए, इसलिए कि ये आपका राइट है। और दूसरी बात, जब कोई भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, आमतौर पे जो होता है, ये सबसे पहले आपने ये करना है, अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है। किसी भी जगह कोई झगड़ा होता है, कोई इशू होता है, सबसे पहले नर्व्स को कंट्रोल करना है। आपने बड़े ही तहम्मुल से दूसरे की बात सुनी। कि जो एक जो पॉलिटिशियन होता है ना, एक्चुअल पॉलिटिशियन, उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? एक तो ये कि वो तहम्मुल मिजाज होता है, बात गौर से सुनता है। आप किसी भी जगह जाएं, आप अगर किसी दूसरे की बात गौर से सुन लेते हैं ना, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा आपको होता है। क्योंकि जब आप किसी को सुनते हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है? वो ये कहता है कि अच्छा ये मेरी बात सुन रहा है, इसका मतलब कि ये मेरा मसला सुन रहा है।
जब आप किसी की बात सुनते हैं ऑटोमेटिकली उसकी आपकी तरफ हमदर्दी आ जाती है। पूरा इशू, कोई भी इशू है, जैसे आमतौर पे मोहल्ला लेवल पे होता है ना, कोई लड़ाई झगड़ा हो गई या खवातीन के कोई घरेलू इशू हो गए, जैसे मैंने कहा कि आप लोग इसलिए ज्यादा पावरफुल हैं कि आप तो घरों तक पहुंच सकते हैं। कोई बात हो गई है, आपने वन साइडेड नहीं होना, आपने पूरी तहम्मुल के साथ दोनों पार्टीज दोनों की या parties जितनी भी सुनी। पार्टीज है जी। गौर से सुने, उनको सुने, उसके बाद आपने उसको रिजॉल्व करना है। और सबसे उनको यही कहना है कि आपने भी तहम्मुल से बात करनी है। खवातीन का वो यही यही कहा जाता है ना कि ये जी एकदम से वो पैनिक हो जाती हैं और वो ये कि इनको मसाइल का हल नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि खातून से ज्यादा बेहतर तरीके से कोई मसला हल नहीं कर सकता। क्योंकि देखें ना कि एक मिसाल है कि जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो कत्लो गारत होती है, उसमें ज्यादातर कौन इन्वॉल्व होता है? मर्द होते हैं, ठीक है ना। जायदादों पे कब्जे कौन करते हैं? हिस्सा ही नहीं मिलता बिल्कुल, बेटी को, हिस्सा बेटी को हिस्सा ही नहीं मिलता, और बेटियां आराम से छोड़ भी देती हैं। छोड़ रही है, छोड़ हाँ, रही है। ओ करोड़ों के मालिक भाई है, अच्छा, और नहीं मिला। अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं, हमारे भाई भाइयों के साथ हैं, नहीं दिया। कहा तो 50 दुकानों की लाइन लगी हुई है, एक दुकान भी एक भाई को दिखाई दे नहीं दी कि नहीं जी ये बाबा नहीं देके गए। वो इस्लाम के खिलाफ है ना, इस्लाम में तो नहीं है ना ऐसा। हाँ जी, इस्लाम पे भी बात आई और थोड़ी सी मेरी बात लंबी हो रही तो नहीं नहीं कोई इशू नहीं। मौलाना तारिक जमील साहब इस्लाम ने को ना जानता हूँ, बयान कभी किया ना, जी, जी। अल्लाह ताला बख्शिश करे मेरे वालिद की। मेरे भाई और मेरे वालिद ना वापसी में रोते हुए आए, तो कहते, मेरे पापा कहते कि बेटा ये तो बड़ा है और इतना कमाया है, और तो मैं तो बड़ा खौफजदा हो गया हूँ। तो हम मेरे भाई 3 थे, हम थे 7 लोग पहले। जी जी, तो वो कहते कि अब हम ये क्या करें, तो ये तो बंटवारा जब होगा तो आपको तो बिल्कुल थोड़ा मिलेगा ना। जी तो आगे से मेरे भाई कहते हैं कि अब्बा जी गाली कोई नहीं, तो सुबह मेरा काम है, सुबह हम सबको इनवाइट किया कि आज जो आपका खाना है, सब बहनों को बुलाया, अच्छे तरीके से खाना पहले खाया। तो उठ तो लिया। कहते अब्बा जी हम तुझे गाल करो। अब्बा जी ने कहा कि बेटा मैंने इसलिए बुलाया कि ये जितनी भी जायदाद है ना इसमें ना आप माफ कर दें मुझे, और मैं आपके भाइयों को, जरा आपके भाई हमेशा से आपको ख्याल रखें। मेरी बाकी बहनों ने कहा चलो अब्बा जी हमने तो माफ किया। तो मैंने कहा आप 80 माफ किया, बाजी ने कहा 80 तो माफ किया। मैंने कहा नहीं, आप 80 में ना मुझे ना लाए, हाँ। आप अपना आप करें, मैंने नहीं करना। मेरे बाबा कहते आपको क्या इश्यू है? मैंने कहा बाबा दे ना दे ये राइट तो मुझे है ना, इस्लाम ने हक तो दिया है ना, आप दे ना दे, अल्लाह ताला आप उनकी बख्शिश करे। लेकिन फिर भी भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। नहीं फिर अच्छे नहीं है, फिर अच्छे नहीं है। इस्लाम से दूर बाबा रहते ने हैं। नहीं दिया, नो, बाबा ने डायरेक्ट भाइयों के नाम दाम तो बाबा के बाद होनी। नहीं नहीं, लेकिन वो ये आपके बात भाई नहीं। भी तो आपके बाबा को आक्रोश से बचा सकते थे ना। इसलिए नहीं, अब कौन मालिक है? भाई। भाई मालिक है, उन पे हक, उनके बच्चे हैं। नहीं नहीं, लेकिन ये है कि ये किसी सूरत छोड़ना नहीं बनता। देखिए जैसे ये बात है, ये हमारी भी पूरी प्रॉपर्टी थी, और वो ये कि जब सेल आउट हुई और मेरे वालिद 82 में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन ये कि मेरे भाइयों ने हिस्सा दिया, और प्रॉपर यानी ये भी है कि आखिर में अगर 5-5 रुपए भी थे तो उन्होंने दिए। वो अपने बच्चों को भाई दे रहे हैं अब। जी जी, लेकिन उसका फायदा नहीं ना। तो देखिए बच्चों आप को- उसको, इनके साथ तो ज्यादती है ना, नहीं, बच्चियों को आप तो अपनी बेटियों को अभी से देखिए आप ये नहीं कि आपका क्या ओहदा है, अभी नहीं मिला किसी बहन को भी। नहीं आपका क्या ओहदा है इसमें? मेंबर डिस्ट्रिक्ट आप मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। आप अगर आप अपना राइट छोड़ेंगे तो आप किसी की राइट की क्या बात छोड़ करें? दिया दिल। मैडम No. बात ये है कि मेंबर नहीं है। हाँ जी। नहीं, हमारी कोई डिस्ट्रिक्ट मेंबर नहीं है। आवाम के लिए है। मैं बात नहीं है। जी जी प्लीज बताइए। ऐसी बात है। जब हम बात कर रहे हैं ना, जब हम ये कानून का बना है, हर चीज का बना है, बाप के होते हुए तो बेटियों के बयानात जी नहीं होते, बाप की डेथ के बाद होते हैं, जब विरासत शिफ्ट होती। जी जी जी, हमारे फादर की डेथ लास्ट ईयर जून में हुई। ठीक हो गया। अच्छा, वो शायद सभी नाव हाव रखते थे जी और जी, सभी एक ऐसे स्टेटस पे थे, उसके बावजूद मेरे भाई दोनों सीएसपी ऑफिसर है। मैंने एक माशाल्लाह। मैसेज किया जी जी कि वो जो सारे मामलात है ना, जी जी, वो हमें 2 से 3 माह में हल कर लेने चाहिए, ठीक हो गया। क्योंकि हम सब दूर दूर थे। जी। वजह यही थी और कोई नहीं थी। जी बिल्कुल। यकीन जाने कि जब हम भाइयों ने उस सारी तकसीम को बंदे के जिम्मे लगा के सरसाई तक हमें सारी डिटेल दे दी, अच्छा, और हमारे पास ऑप्शन रख दी कि
कौन कौन सी जायदाद जो रखना चाहता है, बजाय हम सेल आउट करें, जो बहन रखना चाहे वो बाकियों को पेमेंट कर दे, जो भाई रखना चाह रहा है वो बाकियों को पेमेंट कर दे, और अगर कोई नहीं बेचना चाहता देना चाहता तो तो वो दे दे। आके हमारे से कब्जा चाहे जिस तरह से भी तकसीम चाहते हैं वो आके करवाए। ये मैडम कुछ ना देखिए, मुरव्वतें मोहब्बतें, ये जो मोहब्बतें और कुछ शख्सियत परस्ती होती है ना, वो हर लेवल पे होती है। ठीक है। हम बिरादरी लेवल पे भी भाइयों के साथ हमारा एक वो जो अटैचमेंट हो जाती है, मैं हमेशा ये कहती हूँ अकवाले ज़रीन कितने दिल को भाते हैं, जी जी लेकिन उन पे अमल कितना करते हैं। ठीक है। और खवातीन के राइट्स, हम इतनी सी बच्ची को अगर उसकी कोई नीड हो तो माँ बाप कहते हैं हाय मेरी जान, मेरी जी। पारो, इसको अभी ये दिलवाना है। जी जी और वही बच्ची बड़ी होती है तो वो रवैये क्यों बदल जाते हैं, उसकी बेसिक वजह होती है। जी जी मेरे इलाके में एक खातून ने जायदाद से हिस्सा मांगा, क्योंकि मेरा इस पे बहुत सारा काम है, तो उसने हिस्सा मांगा तो भाइयों ने कहा कि ये तो बहुत गलत किया इसने हिस्सा मांगा। उन्होंने उसकी टांगे प्रैक्टिकल काट दी। आरपीओ डीपीओ हम सब लोग ऑन द स्पॉट पहुंचे और उसको जो है वहां से हॉस्पिटल पहुंचाया। उनका ये था कि ये यहीं मर जाए। वहां से किसी ने हमें बताया, मेरे अपने गांव से नजदीक था। उसके बाद उस बीबी ने वो जायदाद अपने नाम करवा के मदरसा और मस्जिद बनवा दी। यानी रवैये तो देखे ना। अच्छा, बात दफा ना हम रिश्तों की बुनियाद पे कि जी ये भाई रिश्ता ले लेगा, हम इसकी देखिए बहुत सारी वजूहात होती है। जी 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 कानून एक तरफ है, जो बाकी जमीनी हकाइक है ना, जी जी जब तक हम उन पे अपने रवैये नहीं बदले, लेकिन भाई का रवैया क्यों नहीं बदलता। सही। अच्छा, बाज दफा भाइयों का बदलता है तो बहनों का नहीं बदलता। ऐसे ही। मैंने ये भी देखा है कि बाद में एक और एग्जांपल देती हूँ। अभी हमारी वालदा जब हयात थी तो उन्होंने वालिद की पेंशन से एक घर ले लिया, जी जी जो 2 बहन भाइयों के नाम था। दोनों तरफ की मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि जमीनी हकाइक को भी देखें। वालदा को ये खदशा था कि वालिद की रिटायरमेंट के बाद अब हम 8 बहन भाई थे कि इन 2 की शादी कैसे होगी, कि ये मकान सेल करेंगे तो शादी हो जाएगी। जब बहन की शादी होने लगी तो भाई ने कहा कि मैंने सारा खर्चा कर दिया, आप वो मकान जो अमानतन ही, हमें भी पता तुम्हारे नाम था, वो दे दो। उसने कहा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वो जायदाद करोड़ों में चली गई थी। जाहिर है। बात ये है जब खरीदी गई थी वो लाखों में थी और फिर वो करोड़ों में चली गई। ठीक है। बार दफा सूरत हाल डिफरेंट भी हो जाती है। ऐसे ही। तो जरूरी नहीं कि हमेशा भाई कर रहे होते हैं, बात जगह पे हम बहनों का भी ये रवैया होता है। हाँ, लेकिन हमें रूल का, कानून का पता होना चाहिए। बिल्कुल। और अच्छा, उसके लिए इसमें खास है। तौर पे टाइम फ्रेम है कि कितनी देर में आपके नाम जमीन होगी, आप हाँ। वालिद की डेथ के बाद बिल्कुल। विरासत का वो सारा प्रोसीजर हमें पता नहीं होता, हम उधर ध्यान नहीं देते जी जी और हम कह रहे होते हैं कि जी सानू हिस्सा नहीं मिले। हाँ। ध्यान तो हम डेथ सर्टिफिकेट बनवाने पे भी नहीं देते। हाँ, तो चलो बाबा जी चले गए, मैं तो कहती हूँ अच्छा है कि अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को दे दी जाए। जी जी ये ये बेटे इसमें भी हो, वो तो बहुत आइडियल है ना। जो बेटों को बेटों को दे। ठीक है, अल्लाह ताला बख्शिश करे हमारे नहीं, वालिदैन लेकिन जो पुराने पाक है ना वो ये नहीं विरासत कहता, ये नहीं। विरासत जो है वो बाद में ही तकसीम होनी होती है, क्योंकि पुराने पाक में है कि आप जो मुर्दे के कपड़े है ना वो भी अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। सही। या हम कहते हैं ये मुल्ला को दे दो, ये साबुन लगाइए, हाँ। उसको दे दो, ऐसा नहीं है। सही। ऐसी वो जो सारी चीजें यूज में है बाप के मरने के बाद वो डिवाइड होंगी तो वो फिर किसी की मर्जी से इधर उधर होगी, हाँ। अदरवाइज नहीं हो सकते। जी। लेकिन हम कुरान की तरफ जाते नहीं है। हमने वो जो बिस्मिल्लाह ने कहा कि वो सिर्फ हमेशा हर बहन ही ये हिस्सा क्यों छोड़ती है, जी देखिए यही भाई तो चीज कभी है। भी नहीं छोड़ता। जी देखिए आपका नाम क्या है, सॉरी? कैसरा। अच्छा कैसरा, जैसे आप एक एग्जाम्पल है इसमें, आप रूल कर रही हैं। मैं बार बार ये लफ्ज आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप ये जहन में रखें कि आप रूलर्स हैं, ट्रू रूलर्स आप हैं, ठीक है? आप रूल कर रही हैं, आपने अपना हक क्यों छोड़ा? देखिए अगर आप नहीं फाइट करेंगी तो आप किसी को कैसे फाइट करने का कहेंगी? अभी रिसेंटली मेरी बात हो रही थी, मेरी अजीजा हैं, तो उन्होंने बात की, उनकी जो बहू है, ये ऐसे एग्जाम्पल एक दे रही हूँ, उनकी बहू माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, वो जॉब करना चाह रही है और वो खातून खुद भी जॉब करती रही है और बड़ी एक्टिव जर्नलिस्ट थी वो किसी दौर में।
और वो कह रही है कि जी मेरी बहू जॉब करना चाह रही है, लेकिन ये कोई दौर नहीं है, ये देखो ना। तो वो ये कि उसके बेटे ने आगे से शाउट किया या हाथ उठाया, तो वो खातून जो बड़ी दबंग जर्नलिस्ट थी, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो ये कह रही है देखो आदमी तो हाथ उठाता है, इसमें कौन सी ऐसी बात है। हाँ उनके डर कहाँ लिखा हुआ बिल्कुल, है? मैंने उसे फौरी तौर पे कहा कि तुम्हें किसी साइकेट्रिक की जरूरत है, तुम अपने दौर में बहुत दबंग किस्म की जर्नलिस्ट रह चुकी हो, क्यों बोल रही हो, और तुम अपनी बहू के बारे में कह रही हो कि वो जॉब ना करे, सिर्फ इस वजह से कि तुम ये कहती हो कि जब तुम जर्नलिस्ट थी तुमने बड़ा कुछ फेस किया, तुमने बुरे लोगों को भी देखा, वो आगे सफर ना करे। मैंने कहा ये क्या लॉजिक है कि आप इस वजह से ये किसी को बचा नहीं रहे हो। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जैसे कि उसको नहत्ता कर रहे हो। मैंने फिर उससे कहा, मैंने कहा कल को तुम्हारी डेथ हो जाती है, जो कि होनी है, सबने मरना है, तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो जाती है, बेटा तुम्हारा कुछ नहीं करता, तुम्हारी बहू अगर ये चाह रही है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, वो जॉब करे, वो अपना घर को संभाले, कल को तुम मर गई तो तुम्हें रोएगी ना। मेरा मतलब है उसके तुम हाथ पैर बांध रही हो और ऊपर से ये भी जस्टिफिकेशन दे रही हो कि टॉर्चर करना सही है। मैंने कहा इसका मतलब कि तुम मेंटली सिक हो। देखें, बात ये होती है कि अगर कोई इस तरह आपका हक खाता है, ये भी टॉर्चर है, पता है आपको, आप टॉर्चर बर्दाश्त करें। मिस अगर वो बेटा मार रहा है ना जी, जी। वो ठीक है, अगर दामाद बेटी को मारेगा वो सही नहीं होगा। वो बिल्कुल यही चीजें हैं। तो ये आपने एजुकेट करना है। जब तक आप, सबसे पहले तो आप अपने राइट्स देखिए, आपकी जो न्यूक्लियर फैमिली होती है ना, आपके पेरेंट्स है, आपकी औलाद है, बच्चे हैं, सारा कुछ है, ये आपकी न्यूक्लियर फैमिली होती है। इसके साथ आपने एक बॉन्ड होता है, आप अफेक्शनेट उनके साथ होते हैं, उनकी वजह से आप ब्लैकमेल भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात बड़ी चीजों को आप छोड़ भी देते हैं। लेकिन ये चीज याद रखें कि जब आप अपना राइट छोड़ते हैं तो उसके बाद अल्टीमेटली आप उन्हें भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आप अगर रिलीजियस वाइज भी देखें, आप उनका नुकसान करें, और ये पे करना ही पड़ता है। अगर उन्होंने आपके साथ कोई ज्यादती की है या कर रहे हैं तो वो पे करेंगे। आप उनको यही कहें कि ये जो मैंने किया आपकी फेवर में किया, आप कोर्ट में जाएं, आपको कोर्ट फैसला देगी और आपके हक में फैसला होगा। इसलिए कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं समझती। जी जी अभी तो इसके लिए मांगे कि ये आसन करा दिया गया। जी जी अगर नहीं देते तो उसके लिए 10 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना दिया नहीं विरासत में कुछ नहीं हुआ। नहीं, लेकिन ये कि आपने इसी तरह का मामला है। जी जी आप अपनी लाइफ में सारा बेच के अपने बेटा को दे देना, बाद में आपके बेटों को ना देना। जी जी उन्होंने किसी को बुलाया जी जी वो घर पे से रात में 5:30 बजे तक गया करती हो गई। खाना बना मैंने अपने लिए बैंक में एक अमाउंट रखी, मेरी डेथ के बाद मेरे बेटे मैरिज हो गया तो बाकी मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे कहा बाकी छोड़ देंगे, लेकिन अगर मुझे कानून साजी करनी पड़ी तो मैं आपके साथ लड़के भी ले लूंगी और आपके बेटों से भी ले लूंगी, क्योंकि ये मुझे शरा ने हक दिया। तो मुझे भी अपने बाप और अपने भाइयों के खिलाफ तुमने अदालत चले जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं अपने लिए नहीं लड़ूंगी तो मैं लोगों के लिए कैसे लड़ूंगी? बिल्कुल, वेरी गुड जी, वेरी गुड। इनके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए। अभी तो सबसे बड़ा सा हो जाती है। ये तो जो भाई पहले माँ बाप के होते हुए ज्यादा नाम लगवा लेंगे, वो बहनों को कहाँ से देंगे? पहले क्या ये बहुत जरूरी है, ये आप सब लोगों के लिए जरूरी है। देखिए, आप अपना किसी भी लेवल पे हक छोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि आप दूसरों के लिए फाइट नहीं कर सकेंगे। ये बेसिक चीज है। अब क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से बात हुई थी और कहाँ तक पहुंच गई, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप खुद को एम्पावर करें, अपने जात में कॉन्फिडेंस रखें कि आप ये कर सकते हैं। जी मैं 3.5 साल यूनियन काउंसिल ऑफिस में वाइस चेयरमैन सीट पे रही जी जी और लगातार डिवोर्स केस, ये दूसरी बात, बहुत सारी चीजें हैं। जी 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 लोगों के पास एक चीज होती है, आप थाने में जो फीमेल जाती है, कॉन्सेप्ट ही नहीं अच्छा लोगों के माइंड में कि वो अच्छी होगी। जी जी जी
अरे बाबा अगर हम अच्छे लोग हैं तो फिर हमारे घर में क्यों आते हो? कोई पकड़ा के उसको छुड़वा दो। आपके घरों की प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी, हम लोग जाते हैं खाने के। आप अपनी मिसेज के साथ एक दफा ले चले, अगर अच्छी होते नहीं होती है तो फिर आगे की जगह हम भी अच्छे लोग नहीं हैं। सही। अच्छा, इसमें एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट को आप निकाल दो। सबसे जो मैंने जो हाँ जी, सही बात है। जी कि ये जो चीज होती है ना, आपने ये देखना है कि ये अच्छे बुरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सबसे पहले तो आप लोग भी एक क्लियर कर लें कि जो मैंने ज्यादातर मेजोरिटी खवातीन में ये देखा है कि वो ना किसी के कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा बात करती है। फौरी तौर पे ये आ जाता है कि अगर कोई खातून किसी से बात करी है, कोई चीज करी, तो फौरी तौर पे साइड पे होके इवन मेल, जी हाँ, मेल के साथ जो है ना इस तरह की डिस्कशन कर देती है। किसी के कैरेक्टर से हमारा कोई लेना देना आप, हाँ बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपने इन चीजों पे, ये पिटी इश्यूज है, इन चीजों पे नहीं पड़ना। इनको जो है ना, जी जी हाँ, वो ये कि ये इशू नहीं है। देखें किसी के कैरेक्टर से हमारा कोई लेना देना, आप काम करने के लिए आई, आप डिलीवर करें, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, अब ये है, ये भी उसी में सारा कुछ आ गया। कम्युनिकेशन स्किल्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड पर्सन फॉर बेटर एंगेजमेंट, कि आपने लोगों को इंगेज कैसे करना है ज्यादा से ज्यादा अपने साथ। और वो इसी तरह है कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, आप अगले को जो है ज्यादा अच्छे तरीके से इंगेज करेंगे। एक जो है ना, एक बड़ा एक पॉजिटिव सी चीज है, ऑलवेज स्माइल। जब आप मुस्कुरा के किसी से बात करते हैं ना, हाँ, एक वो जो एक वॉल होती है, रुख बदल जाता है। जी जी बिल्कुल ऐसे, एक अनसीन वॉल जो होती है, हो जाता है, बिल्कुल वो रहनी चाहिए। एक अनसीन वॉल है, वो कैसे बिल्ड करनी है वो आप लोग भी बेहतर जानती हैं। वो रहनी चाहिए आपके जो मेल मेंबर्स हैं। लेकिन जब आप स्माइल करते हैं ना, उसका सबसे ज्यादा क्या फायदा होता है? उसका सबसे ज्यादा ये फायदा होता है कि दूसरा एकदम से सॉफ्ट हो जाता है, और वो आपको ये नहीं समझता कि ये मेरा मिशन है, मैंने इसको अचीव करना है। ये चीज खत्म हो जाती है। असल में सबसे ये- ज्यादा ना खुश अखलाकी है इसको, हाँ जी, खुश अखलाकी, बिल्कुल खुश खुश अखलाकी। अखलाकी से और उसका ये होता है कि जब आप बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं ना, आपका बिहेवियर बहुत सख्त हो जाता है, तो आपके ज़ाहिर आपके साथ ज्यादा कौन है एक्सपीरियंस में? मेल मेंबर्स, ठीक है ना। आप स्माइल करें, लेकिन जो अनसीन वॉल है वो भी रहनी चाहिए। उसका ये फायदा होता है कि ना वो बैरियर क्रॉस कर सकेंगे, ना उनको ये लगेगा कि आपको मिशन है और इसको मैंने अचीव करना, ठीक है ना। ये चीज जो है ये बहुत तो काफी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा ये कि आप बात करें ज्यादा से ज्यादा। ऐसा नहीं है कि आपके मेल मेंबर्स बैठे हैं, आप उनसे डिस्कशन करें, क्योंकि एक थोड़ा सा फर्क ही आ जाता है मेल और फीमेल में। क्योंकि खवातीन ज्यादा जो है वो, उनका ट्रैवल या ये है कि दूसरों से इंगेजमेंट या इंटरेक्शन थोड़ी कम होती है ज्यादातर खवातीन। लेकिन आप लोग तो माशाल्लाह फिरते हैं, आप लोग तो जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। लेकिन ये कि जितने ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, उतना ही ज्यादा आपको ये उनसे इंफॉर्मेशन गेन करने का फायदा होगा। और वही बात कि अच्छे लिसनर बने, दूसरों को सुने और फिर अपनी सुनाएं। अच्छा जी, ये जो है अब हम अपने ना, मेरा ख्याल है मेन पॉइंट पे आ जाए। जो आता है इसमें कम्युनिकेशन के हवाले से, आपके मीडिया के हवाले से, ठीक है। क्योंकि मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं आपको यही गाइड करूंगी। आप लोगों का ज्यादा इशू होता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को आपने कैसे हल करते हैं, ठीक है। ये आपने मीडिया तक, मेन स्ट्रीम मीडिया तक आपने बात कैसे पहुंचाई। देखिए, जो मीडिया के जो मीडियम्स हैं, बेसिक जो है वो सबसे पहले आता है प्रिंट। ओल्डेस्ट मीडिया है, ओल्डेस्ट मीडियम जो तरीके से ये प्रेस रिलीज अगर आ गई है तो छप गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन ये कि जब हम लोग इस ग्रुप में आए, हमने इस बैरियर को तोड़ा। इसलिए तोड़ा कि हमने कहा कि जब तक लोगों की बात आप छापेंगे नहीं, आपका अखबार कौन पढ़े, ठीक है ना। लोगों ने ये देखना है कि नवाज शरीफ, इमरान खान या दूसरा छपा है, लेकिन जो जिस बंदे की अपनी खबर होगी वो पढ़ेगा तो उसका इंटरेस्ट होगा। जैसे कि लोग जो सर्वेज हैं, हम लोगों ने वहां पे आके सर्वे कराना शुरू किया, पोल्स कराना शुरू किया, सारा कुछ। उसका ये फायदा हुआ, लोगों का इंटरेक्शन बढ़ा। फिर ये कि बाकायदा हम लोगों ने रजिस्टर्स मेंटेन किए ऑफिस में,
जिसमें ये लिखा होता था कि कितनी प्रेस रिलीज आई है। प्रेस रिलीज होती है, जाहिर है आप लोग तो जानते हैं कि जो बाहर से लोग कोई जैसे कोई ग्रुप है, कोई इवेंट करता है, उसकी वो खबर बना के देता है। तो वो ये कि हमने बाकायदा रजिस्टर बनाया जिसमें ये नोट होता था कि आज 300 प्रेस रिलीज आई है। अब जाहिर है कि अखबार में इतनी जगह नहीं होती, उन दिनों खैर थे कोई 16 सफ़े, 18 सफ़े, 20 सफ़े अखबारों के। अगर एक भी प्रेस रिलीज नहीं शाया होती थी तो हम उस पे बाकायदा इन्वेस्टिगेट करते थे कि अगर एक बंदे की प्रेस रिलीज नहीं छपी, ये क्यों नहीं छपी, हमारा एक कारी कम हुआ। और उस एक कारी के साथ जो उस खबर को पढ़ने वाले 10 उसके और जानने वाले थे वो भी कम हुए। हमने अखबार की रीडरशिप बढ़ानी है। उसका ये नतीजा निकला कि जब आवाज आया है 1998 में, तो उसकी सर्कुलेशन आप लोग यानी अखबार की, जाहिर है जब अखबार जो बेचा जाता है या लोग खरीदते हैं, उसकी सर्कुलेशन तकरीबन 4, 4.5, 5 लाख तक गई। उसकी वजह लोगों की इन्वॉल्वमेंट, लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसीलिए थी कि वो जाहिर है जब आपकी खबर छपेगी आप भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे। तो अभी भी मैं इसी जो है ना, इसी पॉइंट पे मेरा अभी आज भी ये है कि जब तक आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते, आपका अखबार इस काबिल नहीं होगा कि वो पढ़ा जाए। अच्छा, अब ये है कि आपने अखबार तक रसाई कैसे करनी है। आपको कोई इजलास होता है, ठीक है, आपने उसकी खबर बनानी, ठीक है, ये आप इसको नोट भी कर सकती हैं कि खबर बनानी कैसे। मिसाल के तौर पे कोई इजलास हुआ, आपकी यूनियन काउंसिल का इजलास हुआ है, मेरे ख्याल उसमें ज़ाहिर है प्रेस सेक्रेटरी वगैरह वो भी होंगे, लेकिन ये कि बाज़ औक़ात जो प्रेस सेक्रेटरीज होते हैं उनको भी खबर बनानी नहीं आती। जब हमारे पास कोई खबर आती है, मैं एक न्यूज़मैन के तौर पे बात करूँ, मेरे पास कोई खबर आएगी, अगर वो खबर अच्छी बनी होगी ना, तो मैं उसी तरीके से उसको उठा के थोड़ा उसकी हेडिंग वगैरह बना के तो मैं उसको पब्लिश कर दूंगी। लेकिन अगर उसकी मेकिंग अच्छी नहीं होगी ना, तो मेरी भी कोशिश होगी, हो मेरे पास तो अभी 25 खबरें और पड़ी हैं, मैंने वो भी बनानी है, ये खबर तो मुझे ये नहीं कि इसने कैसे बनाई है, ये मुझे रीराइट करनी पड़ेगी। मैं उस खबर को साइड पे कर दूंगी या थोड़ी देर बाद या उसको थोड़ा कम करके फिर छापूंगी। आप लोगों ने ये करना है कि जैसे इजलास हुआ है, आपने उस इजलास की सबसे पहले तो ये कि आप जिस जगह से हैं, आप लाहौर से हैं, आपने लाहौर लिखना है, लाहौर के आगे आपने उससे करना है पेरे, ठीक है, ये लिखते हैं यानी प्रेस रिलीज, ये लिखते हैं। उसके बाद आपने इजलास की खबर से शुरू करना है। खबर ये कि उस जी अगर ये मतलब वो चार्ट पे लिख के ना, जी 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 बिल्कुल ठीक, जी मैं बताऊँ, चलिए काट के दूंगी। हाँ जी। यूज कर लेंगे। अच्छा, प्रेस रिलीज की बात कर रहे जी जी मैं खुद लिखती हूँ, ठीक है, मैं करती हूँ। मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है, बुरा ना बनाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत लिखना पड़ता है। कोई स्ट्रक्चर, वो मतलब वो कॉन्फ्रेंस स्ट्रक्चर जो है ना वो अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा देखें, आप जो है जैसे आप लाहौर से हैं तो आप पहले लाहौर लिखें, अगर खानेवाल से हैं आप खानेवाल लिखेंगे, आप साहिवाल से हैं, सरगोदा से हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने शहर का ठीक हो गया। जैसे ये हो गया लाहौर हो गया, ठीक है, खानेवाल हो गया जी खानेवाल हो गया। अच्छा, और दूसरी बात कि क्योंकि ज़ाहिर है एक जगह की है, उसके बाद आपने ये लिख दिया प्रेस रिलीज, ठीक हो गया, ये आगे खबर। अच्छा, एक इजलास हुआ है, मिसाल के तौर पे हम एक मॉक मीटिंग कर लेते हैं कि जी आपका इजलास हुआ है जो है बलदियाती नुमाइंदों का, या फला किसी ये क्या करें, जिला काउंसिल के मेंबरान का इजलास हुआ है, ठीक है, और ये कि उन्होंने बलदियाती इदारे बहाल ना करने के खिलाफ एहतजाज किया है, और उन्होंने जो हुकूमत से मुतालबा किया है कि बलदियाती इदारे जल्द से जल्द बहाल किए जाएं, क्योंकि ये कि अवामी जो मसाइल हैं वो हल होने में मुश्किलात पेश आ रही है, ठीक है, इस तरह करके। अब जो आपकी जो मीटिंग होगी, जो इजलास हो रहे हैं, अब उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं, ठीक है ना, यानी उसमें लड़ाई झगड़ा भी हो रहा होगा, इवन पॉइंट लेना है। हाँ, आप लड़ भी रहे होंगे, आप झगड़ भी रहे होंगे, इवन आप अपने पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में आप बहुत ज्यादा वोकल हो रहे हैं, वर्बल हो रहे होंगे, बुरा भला भी कह रहे हैं, लेकिन जब आपने न्यूज बनानी है ना, आपने वो चीजें ऐड नहीं करनी, आपकी उस तरह की जो है ना एग्रेशन ऐड नहीं करनी, आपने वो खबर बनानी है। हाँ, अगर ये यानी कि ये तो आपके इजलास की खबर है ना, क्योंकि ये आपने देनी है, जो हम बनाएंगे यानी जो रिपोर्टर
बनाएगा वो बिल्कुल और एंगल से बनाएगा, लेकिन आपने अपने सिर्फ इजलास की खबर देनी है। तो इस तरह ये है कि अच्छा जरा और बड़ा करना। हाँ जी, बड़ा नजर नहीं आएगा। हाँ आता के देखिए क्या करें, बुढ़े तोते जो रहे सारे। मैं अपने आप को स्कूल में कहा जाए बच्चों को नहीं अच्छा जिला कौंसिल मेंबरान का इजलास, चेयरमैन फलां कोई भी नाम आप कर लें, ये नाम यहाँ कोई भी कर लें। इजलास में फलां मेंबरान, ठीक है, उनके आपने नाम लिखना, ठीक है, मेंबरान ये नाम आ गए। ये तो मिसाल के तौर पे 2 लाइनें होगी ना, मसला कोई भी हो, मतलब ये तो आपने हेडलाइन दी है ना, एक मिसाल ही है। हाँ जी ये ऐसे करके लिखना ऐसे करना है, ठीक है, ने शिरकत की। और आगे ये है कि उसमें अगर आपने फर्ज करें अपने कोई इश्यूज आपने उठाए हैं कि उन्होंने इन इश्यूज में बात की, ठीक है, और जो है मेंबरान ने अगर आपका कोई मुतालबा है, ये मुतालबा किया कि ये फलां हमारे मसाइल है, ये हल किए जाएं, या फर्ज करें बल्दियाती इदारे जल्द बहाल किए जाएं। बल्दियाती इदारे जो है वो रीढ़ की हड्डी होते हैं, इस तरह करके ना, यानी कि इस तरह के अल्फाज आपने इस्तेमाल करने जो बेसिक हो। अच्छा खबर में आपने एक चीज याद रखनी है, ये जो चीज है ना, ये इसको कहते हैं हम इंट्रो। हमारी लैंग्वेज में जो खबर का स्टार्ट होता है उसको हम करते हैं, बल्कि आप लिख भी नहीं, उसको इंट्रो कहते हैं। इंट्रो जैसे इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन कहते हैं, इसको हम इंट्रो बोलते हैं, ठीक है। जो इंट्रो है वो कभी भी याद रखें वो 3 लाइन से ज्यादा ना हो, ठीक है, क्योंकि वो ये होता है कि जब आप 3 लाइन से एक्सीड करते हैं, कोई भी आप खबर बना रहे, जब आप इंट्रो को 3 लाइन से एक्सीड करते हैं तो जो पढ़ने वाला है ना वो थक जाता है। मैम अपना कॉन्टैक्ट जी अपना कॉन्टैक्ट भी लिख देंगे। जी जी मैं लिख देती हूँ तो वो ये कि इंट्रो कभी भी 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसको आप। और दूसरी बात कि आपने इजलास हुआ है 3 घंटे का, आपने लेंथी खबर नहीं बनानी, ये बात आप हमेशा जहन में रखिए। जितनी आप लंबी खबर बनाए जो है वो अच्छा इतनी भी सिर्फ नहीं होनी, इतनी भी 3 लाइन तो होनी है ना। नहीं नहीं 3 लाइन तो इंट्रो की होगी ना, बड़ी अच्छा 3 तो इंट्रो की होगी ना। जैसे जिला कौंसिल मेंबरान का इजलास काउंसिल चेयरमैन की जेर सदारत हुआ के बाद जुमला टूट गया, जब फुल स्टॉप आ गया इसका मतलब आपका इंट्रो कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। तो उसके बाद आगे आगे इजलास में फलां मेंबरान ने शिरकत की, ये अगला जुमला टूट गया, ये 3 लाइनें हो गई। हाँ 3 लाइनें तो पहले ही हो गई ना, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन। अब आगे मसला लिखना है। आगे आपने मसला लिखना है कि मसले से मुराद के इजलास में ये सारी डिस्कशन है, ठीक है। मसला नहीं लिखना, आगे खबर लिखना। खबर वही क्या क्या जो कार्रवाई आती है, जो मेंबरान उनका एजेंडा लिखना है किस लिए कटे। नहीं बात ये कि एजेंडा तो आपने जब पहले आपने उनको खबर भेजी है, आप जब इनविटेशन भेजते हैं ना। अच्छा इसका थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस भी बता दूं कि जब आप कोई इजलास बुलाते हैं, जब आपने कोई मीटिंग करनी होती है, सबसे पहले आप इनविटेशन भेजेंगे, ये बेसिक चीज है। सेक्रेटरी होता है वो देता है। हाँ जी वो अच्छा उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज चैनल हैं, सबके आपके पास का कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए जो प्रेस सेक्रेटरी है, यानी प्रेस सेक्रेटरी एक तरह से आपकी टीम को हेड कर रहा होता है ना, यानी मीडिया के और आपके दरमियान एक राब्ते का जरिए। प्रेस सेक्रेटरी को वो रखें, मीडिया सेक्रेटरी या प्रेस सेक्रेटरी वो रखें जो कि आपको ये लगे कि ये एक्टिव है, ठीक है, और ये कि उसके राब्ते हैं। उसका सबसे पहले ये काम है कि वो सबसे राब्ते रखे। मिसाल के तौर पे जंग ग्रुप है, जंग ग्रुप के कई अखबार, ठीक है, जंग ग्रुप के कई चैनल्स हैं। अब ये कि जैसे जंग अखबार है, आवाज है, और या मैं अगर लाहौर की बात करूं जियो है, इस तरह 92 है, एक्सप्रेस है, नई बात मीडिया ग्रुप है, उसमें अलग अलग है। आपने एक मीडिया ग्रुप के लिए एक इनविटेशन नहीं भेजी, आपने उनके जितने इदारे हैं सबके लिए अलग अलग इनविटेशन भेजी। जैसे फर्ज करें नई बात है, नई बात अखबार है, उनका आगे से चैनल है, न्यू टीवी चैनल है, उनका लाहौर रंग चैनल है,
आपने सबको अलग-अलग इनविटेशंस भेज दी। ये तो आपका पहला काम है। इनविटेशन के बाद आपका दूसरा काम क्या है, आपने वहां पे जो मीडिया पर्सन्स हैं उनके साथ आपने एक राब्ता लाजमी बनाना। अब ये नहीं है कि जो मीडिया सेक्रेटरी है या प्रेस सेक्रेटरी है वो बस ये कह दे मैंने खबर दे दी तो बस मेरा काम कर, नहीं, आपने उनके साथ रेगुलर राब्ता रखा, राब्ते में रहने। आपने सबसे पहले जिस दिन आपने वो ओहदा संभाल लिया प्रेस सेक्रेटरी का, उसमें आप सारी टीम की सूरत में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप उनके साथ उनसे फोन पे बात करें कि जी फलां दिन हमारी मीटिंग है तो प्लीज आप जो है ना वो आपने आना है। इसके साथ आपने एक और चीज करनी है, आपने जब उनसे कहना ना, उनसे आपने ये कहना है प्लीज किसी की ड्यूटी लगा दो। इसके एक जो असर पड़ेगा, सबसे पहले ये असर पड़ेगा कि जब कोई ये कहेगा ना ड्यूटी लगा दे, वो ये समझ जाएगा इस बंदे को पता है कि जो है कि मीडिया के साथ राब्ता कैसे करना है। अगर आप ये करना कि खबर लगा दें, नहीं, किसी को नहीं है। आप जब उनकी टर्म्स तक पहुंचेंगे ना, उनको ये होगा नहीं इसको नॉलेज है। हाँ, और जब आप उसको कहेंगे कि जी ठीक है आप अपने ना किसी की अपने रिपोर्टर और फोटोग्राफर की ड्यूटी लगा दें। और हर जगह पे आपको ये पता होना चाहिए कि बल्दियाती जो है इदारों की बीट किसके पास है। अब मैं सिर्फ बल्दियाती की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आपका लोकल गवर्नमेंट से ताल्लुक है। आपको ये पता होना चाहिए किसी अखबार में, किसी चैनल में उस जो बीट, उसको हम बीट कहते हैं, ठीक है। हमारी डिफरेंट बीट्स होती हैं, जैसे किसी के पास पॉलिटिकल बीट है, किसी के पास ये लोकल गवर्नमेंट की बीट है, किसी के पास खातून की है, खवातीन की है, एजुकेशन की है, एनजीओस की है। डिफरेंट बीट्स होती हैं रिपोर्टर्स के पास। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी जो बीट कर रहे हैं वो कौन कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना एक धोखा हो जाता है जो मैंने ज्यादातर नोट किया है, जो मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं कि यहाँ पे आप कोई मीटिंग करते हैं, इवन जैसे एनजीओस कर रही हैं, ये मीटिंग कर रही हैं, इनको ये नहीं पता होता कि जी किस अखबार में कौन सा इफेक्टिव बंदा है। फिर होता ही है कि जब वो मीटिंग के लिए लोगों को आप कॉल करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका जो किसी अखबार में, किसी चैनल में काम नहीं कर रहे होते, वो आ जाते हैं, आप जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो उसे एंटरटेन करते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन वो किसी जगह ना खबर छपवा सकते हैं, ना वो आपके किसी काम आ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपका राब्ता उसी से हो जो वो बीट कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे अखबार में कई रिपोर्टर्स हैं, अब मुझे पता है कि मेरे अखबार का कौन सा बंदा है जो लोकल बॉडी की बीट करे, ठीक है ना। अगर फर्ज करें मुझे भी लोकल बॉडी के हवाले से कोई इशू है, कोई काम है, तो मैं उसको कहूंगी। इसी तरह आप उसे ही कहेंगी, आप उसको एड्रेस करेंगी। मेन जब आप इनविटेशन भेजेंगे, आप किसको भेजेंगे, आप चीफ रिपोर्टर के नाम भेजेंगे, ये आप नोट डाउन भी कर लें, ठीक है। जब आप कोई खबर देनी है आप, ठीक है, आप चीफ रिपोर्टर के नाम भेजेंगी, ठीक है। कोशिश करें कि आपको जो है चीफ रिपोर्टर का पहले नंबर मिल जाए, फोन नंबर कलेक्ट करें, ठीक है, उनके फोन नंबर्स दें। उसके बाद जो बीट रिपोर्टर है, जब वो आए कवर करने के लिए, आपने सबसे पहले उसे यही कहना है कि आप बीट रिपोर्टर हैं, ठीक है, ये लाजमी कहें। उसका ये कि आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर तो वो बीट रिपोर्टर है तो वो आपके साथ आगे भी चलेगा, क्योंकि आपका जो भी इवेंट होगा वही रिपोर्टर उस अखबार से या उस चैनल से वही रिपोर्टर आपके पास आएगा, ठीक है। आपने उसके साथ राब्ता करना है। उसका ये होगा कि आपकी कोई भी होगी वो आपके लिए ये इजी हो जाएगा कि आप उसका ईमेल ले लेंगे, ईमेल एड्रेस ले लेंगे, आप उसको खबर मेल कर देंगे। अव्वल तो वो खुद भी आपके इजलास में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादातर रिपोर्टर्स हाँ आते हैं ना, तो वो ये कि लेकिन उनके साथ राब्ते में रहे। अगर फर्ज करें कि वो नहीं आते, और अगर वो आते भी हैं, अच्छा एक और बात कि रिपोर्टर्स के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता। एक रिपोर्टर किसी जगह पे आया है, वो थोड़ी देर के आएगा और चला जाएगा। आपने जो आपने कार्रवाई करनी है आपको पता है, आप लोगों को ये पता है कि एजेंडा क्या है, इजलास के दौरान क्या क्या बातें हुई, ये आपको पता है। आपने प्रेस रिलीज तैयार करके रखो पहले, क्योंकि वो ये है कि बाद में अगर वो रिपोर्टर चला जाता है तो आप उससे फोन पे राब्ता करना पड़ेगा या वो मेल करनी पड़ेगा। अव्वल तो आजकल बड़ा इजी है, आप मेल इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये व्हाट्सएप कर ले, आप उसे उसी वक्त प्रेस रिलीज दे दें अगर वो जा रहा है, वो जल्दी में है,
या उसको कह देंगे जी आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दे, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, उसका ये कि आपकी खबर जो है ना वो पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद आपने रिमाइंडर लाजमी देनी। जब आपने खबर दे दी है, आपने उसके बाद इजी होके नहीं बैठ जाना, आपने उसको फॉलो अप करना है। कि जैसे फर्ज करें कि अगर आपका फंक्शन है 3 बजे दोपहर को, आपने वो रिपोर्टर कब पहुंचेगा दफ्तर, वो रिपोर्टर पहुंचेगा 7 बजे। ज्यादातर रिपोर्टर्स की यही रूटीन होती है, किसी भी चैनल में हो किसी भी जगह पे हो। यानी ये जो आपकी भीड़ की बात करें, ये जो बलदियाती इदारों की, ये लोग तकरीबन तकरीबन कोई 7 बजे तक, 6:30 7 बजे तक अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं। क्योंकि इनका मॉर्निंग के साथ ये जाते हैं उधर सेक्रेटरीट जाएंगे, आपके फंक्शन अटेंड करेंगे, इवेंट्स अटेंड करेंगे। उसके बाद कोई 6-7 बजे ये अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं। आपने उन्हें कॉल करनी है, उन्हें कॉल करके कहने कि आप ये, मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ कि ये खबर प्लीज आपने लाजमी दे देनी है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा जो है ना, अगला स्टेप ये है कि अगले दिन आपने ये नहीं कहना कि मुझे अखबार ला दे, मैंने देखना है खबर छपी है कि नहीं। आपने खबर पढ़नी है, उसके बाद आपने उसको कॉल करके ये कहना है कि जी आपका शुक्रिया, खबर छप गई है। उसका सबसे ज्यादा ये फायदा होगा, आपकी कभी खबर मिस नहीं होगी, आपका एक राब्ता बन जाएगा उनके साथ। यानी ये वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो एक तरह से हमारी अंदर की बातें होती हैं, अंदर की बातें इस सेंस में होती हैं कि वो रिपोर्टर्स आमतौर पे गिला करते हैं, लो जी ये अखबार तो खरीदते नहीं है। तो जब ये अखबार ही नहीं खरीदते, इनको क्या पता खबर छपी है कि नहीं छपी। आपने फॉलो अप लेना है। और एक जो है ना, ये लाजमी कोशिश करें, फाइल बनाएं, फाइल हमेशा बनाएं अपने इदारे की खबरों की। उसका ये होगा, उसमें कटिंग्स लगाएं कि आपका ये इजलास फलां दिन हुआ। उसका सबसे ज्यादा ये फायदा होता है कि आपके रिकॉर्ड में ये चीज आती है कि ये फलां दिन इस अखबार में ये खबर छपी थी और हमने उस इजलास में ये बातें की। एक तो ये कि आप लोगों की कारकर्दगी उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी कि आप लोगों ने क्या क्या किया। और दूसरी बात ये है कि कल को जब आपको एक रिकॉर्ड की जरूरत होगी, आप अपने हेड को आप उसके रिकॉर्ड की सूरत में ये देखें हमने तो ये सारा कुछ किया। ठीक है, ये तो हो गया प्रिंट मीडिया के हवाले से। अच्छा, खबर का ये है कि अगर आपको कोई फर्ज करे कोई एहतजाजी मुजाहरा हो, आमतौर पे अगर कोई आप मुजाहरा करते हैं, कोई एजिटेशन करते हैं, किसी जगह जाते हैं, तो उसका ये कि रिपोर्टर्स आके खुद कवर कर लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि रिपोर्टर की कई जगह पे ड्यूटी लगी होती है, वो नहीं आ सकते, वो उसमें भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप उसकी भी खबर बना के उन्हें के बुलाएंगे, खबर लिखेंगे और उनको करेंगे। जी जी, उनको करेंगे। जब आप इस तरह उनके लिए, रिपोर्टर्स के लिए हेल्पफुल बनेंगे ना, वो आपकी खबर लाजमी छापेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको बनी बनाई आ गई। एक एजिटेशन हुआ, एक दफा आप गलत खबर बनाएंगे, दूसरी दफा गलत, कितनी दफा गलत बनाएंगे। उसके लिए कि मैं साथ हूँ, अगर कभी भी न्यूज मेकिंग के हवाले से किसी भी आपको हेल्प की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, कोई इशू नहीं। क्योंकि वो ये कि मेरे पास, मेरा ख्याल है कम अज कम नहीं तो कोई 300-400 इंटर्नशिप के लिए मुख्तलिफ कॉलेजेस से लड़कियां आ चुकी हैं, बल्कि ज्यादा ही आ चुकी हैं, कोई 8-10 सालों से, ये जो मैस कम्युनिकेशन की स्टूडेंट्स होती हैं। तो वो ये कि लक ऐसी है कि वो आती मेरे पास है। हालांकि मेरा ये होता है कि दूसरे काम के साथ मेरा काम इफेक्ट होता है कि काम के दौरान वो तकरीबन 2 से 4 घंटे की इंटर्नशिप होती है, और उन्होंने टाइमिंग ही मेरे हिसाब से उन्होंने फिक्स की होती है। यानी 2 बजे वो आती हैं और 5 बजे तक वो मेरे पास होती हैं। अब इन दिनों है कि क्योंकि मैंने खुद मना किया था कि इतनी एक्सर्शन इसलिए नहीं होती कि काम बहुत ज्यादा, काम का लोड बहुत ज्यादा। तो वो ये कि वो न्यूज मेकिंग के हवाले से मैं हमेशा हाजिर हूँ। लेकिन ये कि खबर बनाने इस तरीके से, जैसे एजिटेशन हुआ, इसी तरह ही लिख के जिस इलाके की है, लाहौर लिखा, प्रेस रिलीज लिखा, और ये कि जिला कौंसिल के मेंबरान का जो है वो एहतजाजी मुजाहरा फलां जगह पे हुआ और उन्होंने अपने मुतालबात के हक में आवाज उठाई, और इस मौका पर फलां ने खिताब किया, और खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा, थोड़ी थोड़ी मुख्तसर बातें, कोशिश करें कि खबर कभी भी 1 या 1.5 स्लिप से ज्यादा नहीं। ठीक है, ये चीज आपने यकीनी बनानी है कि कोई भी खबर 1 या 1.5 स्लिप से ज्यादा नहीं। अच्छा, ये जो चीजें मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कितनी लाइंस, 10 या 12 लाइंस? 8 से 10 नहीं, हाँ तकरीबन 15 लाइंस, 15 लाइंस इनफ कि 15 लाइंस तक की हूँ।
वो बना लें। वही बात मैं दोबारा कह रही हूँ कि ये मैं प्रिंट मीडिया के लिए कह रही हूँ। अच्छा, अब प्रिंट मीडिया में या उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर पब्लिश कराने के और भी तरीके। एक तो ये कि आप रिपोर्टर के थ्रू करेंगे, सॉरी जी, असल में हमारे ना प्रेस क्लब के चल रहे हैं इलेक्शन, तो उसकी भी काफी मसरूफियत है। रात 1:30-2 प्रेस क्लब में बच जाते, तो अभी भी उधर से कॉल्स आ रही हैं क्योंकि आज मीटिंग है। अच्छा जी, सॉरी। अब दूसरा ये है कि खबर पब्लिश कराने का और क्या तरीका है। देखिए आप, ये तो मैं लाहौर की बात कर रही हूँ। इसमें ये है कि अगर आपके जिला कौंसिल के लेवल पे अगर आपको ये शिकायत है, आपकी खबर पब्लिश नहीं हो रही, कोई इशू हो रहा है, रिपोर्टर के साथ आपका कोई अनबन है, कोई इशू हो जाता है, तो उसके लिए सबसे एक अच्छा तरीका जो होता है ना, अखबारों के CNE और सिटी एडिटर्स, आप उनके साथ मीटिंग, उनको चाय पे बुला लिया, उनके साथ एक गेट टुगेदर कर ली। क्योंकि खबर आखिर में पता है किसने पब्लिश करनी है? खबर आखिर में पब्लिश करनी है CNE ने, ठीक है? वो होता है चीफ न्यूज एडिटर अखबार का। दूसरा होता है सिटी एडिटर। सिटी एडिटर वो होता है जो डिस्ट्रिक्ट्स की खबरें लगाता है या पेज 2 की, लेकिन जो मेन जिसने डिस्ट्रीब्यूट करनी है खबर, वो है चीफ न्यूज एडिटर। आपने अपना जो राब्ता है ना, जो बहुत अच्छा बनाना है, आपने CNE से बनाना है। अगर आपको लग रहा है, अगर तो रिपोर्टर की हद तक खबर दे रहे हैं आप, रिपोर्टर लगा रहा है, वेल एंड गुड, बहुत कमाल की बात होगी। अगर वो नहीं आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, आपको लग रहा है कोई इशू हो रहा है, तो आप जितने भी जो है न्यूज यानी न्यूज रूम है, उसमें CNE है, आप उनको बुला के एक चाय पे बुलाएं, उन्हें बताएंगे जी देखिए इस तरह हमारे इशू है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी पब्लिश हो खबर और वो रुके ना, तो हमारे साथ ताउन करें, ठीक है? आप खवातीन है, आपको वो रिगार्ड भी देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी फील्ड में ये इतने साल हो गए, मुझे तो सारे बड़े कोऑपरेटिव लगे। अगर कभी किसी ने किया भी तो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया, तो वो हो जाता है। तो वो ये कि इनको CNEs को बुलाएं, उनके साथ बैठ के बात करें, उन्हें कहीं हमने खबर देनी है, दिया करनी है, हफ्ते में एक दफा आ जाएगी, 4 दिन में एक दफा आ जाएगी, प्लीज इससे अकोमोडेट करें। और क्योंकि ये बात है बल्दियाती इदारों के राइट्स का और खवातीन के राइट्स का, तो वो डेफिनेटली इसको पब्लिश करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया प्रिंट मीडिया का। और जो रिपोर्टर्स का है वो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के लिए है कि वही बात कि चीफ रिपोर्टर का नंबर हो और आपकी बीट रिपोर्टर का आपके पास फोन नंबर लाजमी हो, और वही बात आप फॉलो अप लें। अच्छा, इसमें आ गया अगला जो आ गया ना, अगला आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने कैसे खबर पब्लिश करना, उसका ये तरीका है कि उसमें ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर बहुत मुख्तसर होती है। आपने देखा होगा टिकर चलते हैं, आपने देखा होगा जो नीचे स्लाइड्स चल रही होती है उनको टिकर्स कहते हैं, ठीक है? टिकर चलते हैं। और दूसरे कोई खबर चलती है वो मुख्तसर होती है। आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए खबर भेज रहे हैं, आपने पहले तो टिकर की सूरत में बनानी है कि जी जिला कौंसिल लाहौर के मेंबरान का इजलास हुआ, कट, इजलास में फलां ने शिरकत की, कट, यानी फुल स्टॉप। उसके बाद ये कि इजलास में इस एजेंडे पे बात हुई, वो एजेंडा मुख्तसर लिखना है कि मिसाल के तौर पे वही जैसे हम बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारों को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। ये एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी आप बेहतर जानते हैं जो भी आपने खबर बनानी। ये बना के इसमें खबर ज्यादा से ज्यादा आपकी जो खबर है ना, ये 6 से 7 लाइन की होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, इसमें मुख्तसर खबर बना के दें और रिपोर्टर से आप डिस्कस कर लें, वो आपको बता देगा कि आपको किस तरीके से करनी है। अब वहां आपको इशू आ रहा है, फर्ज करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी रिपोर्टर आपकी खबर नहीं चला रहा, आपको इशू आ रहा है, आपने किससे बात करनी है? आपने बात करनी है असाइनमेंट एडिटर से, ये लिख लें। असाइनमेंट एडिटर जो है वो ड्यूटीज असाइन करता है, ठीक है? बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर फर्स्ट रिपोर्टर का असाइनमेंट एडिटर को आपने कॉल की, उनका किसी से नंबर ले लिया, एक अच्छा उनके साथ आपने राब्ता बना लिया, उनको कहा कि जी ये खबर है, उसका ये फायदा होगा कि असाइनमेंट एडिटर जब रिपोर्टर की ड्यूटी लगा देता है
तो रिपोर्टर को हर हाल में वहां जाना होता है। वो इसलिए जाना होता है कि असाइनमेंट जो है वो एक जगह पे नहीं रहती, वो हेड तक जाती है। असाइनमेंट पूरी बनती है, पेज पे बनता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है, वो प्रिंट की शक्ल में भी होता है। वो यानी कि एक तो उसमें आ जाता है कंप्यूटर में, वो आगे से अब जाहिर है अब सारा इंटरनेट के थ्रू है, तो वो ये है कि वो हेड ऑफिस तक जाएगा कि जी ये रिपोर्टर की ये ड्यूटी असाइन की गई थी, ये फलान ड्यूटी पर नहीं पहुंचा, वो जवाबदेह होता है। अब जो असाइनमेंट एडिटर है वो भी जवाबदेह है कि इसकी ड्यूटी मैंने लगाई है। उसके बाद कॉपी एडिटर आ जाता है, वो कॉपी एडिटर फिर इस चीज का जिम्मेदार होता है कि ये असाइनमेंट एडिटर ने असाइनमेंट लगाई, रिपोर्टर ने आपको खबर दी, आपने आगे खबर क्यों नहीं चलाई, ये एक तरह से जवाबदेही बन जाए। इसलिए यहाँ आपने किसको करना है, पहले तो सबसे पहले बेसिक हो गया रिपोर्टर, ठीक है। प्रिंट मीडिया में दूसरा हो गया सीएनई। सीएनई तो आपके लिए बेस्ट है भाई, अखबार में अगर आपने खबर लगवानी है तो आपका सीएनई लगा सकते, उसको आप कह दे वो इजीली लगा देगा। और इधर की कौन आ गया, अगर रिपोर्टर आपके साथ नहीं ताउन कर रहा तो आप करेंगे असाइनमेंट एडिटर, ठीक है ना। तो असाइनमेंट एडिटर असाइनमेंट लगाएगा, रिपोर्टर को क्या उसने वहां जाना है, और अगर वो वहां नहीं जाता तो वो जवाबदेह होगा क्योंकि आगे हेड ऑफिस तक बात जाएगी, ठीक है। और तीसरा आ गया कॉपी एडिटर को, वो कह देगा कॉपी एडिटर ने खबर चलानी। अच्छा जी, ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब दुनिया जा रही है बड़ी फास्ट, हर चीज चेंज हो रही है। अब क्या आ गया, अगला मीडियम आ गया आपका सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया। आपने ये देखा होगा कि जितने भी मीडियम्स हैं मीडिया के, वो किस तरफ कन्वर्ट हो गए हैं, वो डिजिटल मीडिया की तरफ चले गए, ठीक है। अब डिजिटल मीडिया, हमारे जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं, वो भी डिजिटल मीडिया पे चले गए हैं। चाहे वो जंग ग्रुप हो, चाहे वो एक्सप्रेस हो, चाहे वो 92 हो, सारे, ठीक है, सारे उसी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब उसमें यह है कि हमने कैसे करना है कि आपने वो खबर किस तरह चलानी है, आप उसका करेंगे कि आप खुद भी एक अपना भी कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात ये कि अगर फर्ज करें आपको ये लग रहा है आपका यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपकी खबर नहीं उठा रहा, अगर उठा भी रहा है तो छोटी खबर उठा रहा है। अच्छा सॉरी, मैं ना थोड़ा सा पीछे फिर जाऊंगी। ये जो सिटी चैनल्स होते हैं ना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ये मैं दरम्यान में सॉरी मिस कर गई थी। जो सिटी चैनल जैसे सिटी 42 है, फैसलाबाद के लिए अलग है उनका, जो इलाकाई चैनल्स होते हैं उसका ये फायदा होता है कि वो आपकी कंप्लीट खबर चला देते हैं। वो केबल वाले चलाते हैं। नहीं केबल नहीं, चैनल वाले चलाते चैनल वाले। हैं। हाँ जी, उसमें ये है कि वहाँ अब जैसे सिटी 42 लाहौर का है, चैनल है, इनका अखबार भी है। उसका ये कि उसमें आपने देखा होगा कि अगर किसी की शादी भी हो रही है ना, वो भी 3-3 घंटे की टीवी पे तकरीर चल रही होती है। आप लोगों ने नोट कोई किया, ना मिला शादी हर चीज चल रही होती है। तो वो ये कि आपने अगर अपनी बात, और लोग बड़ा देखते हैं शौक से, मैंने कई घरों में देखा कि वो जो है ना वो लोकल चैनल बड़े शौक से देखते हैं कि अगर जियो या एक्सप्रेस या दूसरा चैनल ARY लगा रहे हैं तो वो सिर्फ उसकी खबरें, मेन खबरें सुन के उसके बाद वो उसकी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको सिटी की खबरें मिल जाती हैं। शादी इलाके का कल्चर कैसा है, कल्चर भी इलाके की खबरें पता लगती हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। तो ये कि आपने अगर आपकी ज्यादा आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो सिटी के चैनल है ना उनके साथ रब्ता करें, और वो बड़ा उनका इजी रसाई है। आप सिटी 42 के चैनल में चले जाएंगे, बल्कि हमारे वजीर आला जो है निगरान, वो उसके मालिक हैं, ठीक है, और वो बड़े अच्छे हैं। ज़ाहिर है हमारे तो वो कुलीग भी रह चुके हैं, आमिर मीर हैं, वो भी हमारे कुलीग रह चुके हैं, बल्कि वो और मैं एक ही गवर्निंग बॉडी में काम भी कर चुके हैं, लाहौर प्रेस क्लब में। तो वो ये है कि इनका चैनल बहुत अच्छा है, इस सेंस में अच्छा है। मैं कोई उस हवाले से नहीं कह रही कि ये खबरें छाप देते हैं, वो चला भी देते हैं। अगर आप उनके साथ, उनके रिपोर्टर्स के साथ, उनके बीट रिपोर्टर्स के साथ आपका एक अच्छा बन जाता है राब्ता, तो वो खबरें बड़े अच्छे तरीके से वो चला देंगे। अच्छा, अब उसके बाद फिर दोबारा डिजिटल मीडिया की तरफ जाते हैं कि फर्ज करें आप ये कह रहे हैं कि ये क्या थका देने वाला काम, हम क्यों इनके पीछे पीछे भागेंगे, हम खुद क्यों ना काम करें, हम अपना चैनल क्यों ना बने। ठीक है, बना सकते हैं। आप फेसबुक पे पेज बना सकते हैं, आप यानी फेसबुक पे अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे अपनी अपलोड कर सकते हैं, आप अपना चैनल बना सकते हैं, आप जिला कौंसिल के नाम से अपना चैनल बना सकते हैं कि इसमें जो जो आप एक्टिविटीज करते हैं आप वो उसमें चला सकते हैं। अब इसमें मैं
जो है उसका आपको मैं उसका तरीका बताती हूँ कि ये जो जैसे यूट्यूब पे आप बताते हैं बनाते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, क्योंकि देखें चैनल आपने बना दिया, आपके वो ऑडियंस नहीं है, ऑडियंस तो आपने लेनी है ना। ऑडियंस कौन है आपके, आप जिस इलाके का काउंसलर हैं या आप कोई मेयर हैं या कुछ भी हैं, वो वहां के जितने भी लोग हैं वो आपकी ऑडियंस है। आपने उनको गैदर करना है, आपने उनकी अटेंशन लेनी है। जाहिर है जब उनके मसाइल हल हो रहे हैं तो उसमें जो है आपने उनको एंगेज करें। उनको एंगेज करना क्या है, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि इसमें ना एजेंडा फॉलो किया जाए। एक सबसे पहले आप एजेंडा बनाते हैं कि आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है। उसमें यह है कि आपने जो उस पर पोस्ट करनी है चीजें, वो कितने कैलेंडर के हिसाब से करनी है। भला वो कैसे, कैलेंडर के हिसाब से ऐसे कि फर्ज करें कि आज है 16 दिसंबर, ठीक है, आज 2 बड़े इवेंट हुए। इवेंट नहीं कहना चाहिए, बहुत ही बुरा हुआ, सकूते ढाका या एपीएस का। आपने उस कैलेंडर के हिसाब से आपने पोस्ट लगानी है कि आज ऐसे है, और उसको अपने आप से रिलेट करना है। ऐसे करना है, फर्ज करें आप के जो है आप पीटीआई के उसमें से हैं, यूनियन काउंसिल में पीटीआई की तरफ से आई हैं, आप मुस्लिम लीग नून की तरफ से आई हैं, जितने भी आई हैं, आपने अपनी पार्टी के साथ उस डे को रिलेट करके और आपकी जो रेजोल्यूशन है उसको रिलेट करके आपने उसको पोस्ट कर देना। मिसाल के तौर पे एक मिसाल है कि जी 14 अगस्त है, ठीक है, आजादी का दिन है। आपने इस तरह करना है कि जी आज 14 अगस्त है और हमारी पार्टी का क्या एजेंडा है कि हम मुस्लिम लीग नून से हैं, हमारी पार्टी वो जिसने पाकिस्तान को आजाद कराया। इसके साथ साथ आप अपना एक मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा वो कर देना है। जैसे फर्ज करें पीटीआई है, वो ये कहती है कि जी उस पाकिस्तान आजाद हुआ था, हम आप दोबारा आजाद कराएंगे। आपने अपने व्यूअर्स को इंगेज कर लिया, ठीक है। आज जैसे पीपल्स पार्टी है वो, यानी क्योंकि आप लोग एक पार्टियों से भी हैं, आप उनको रिलेट करें, आप अपने एजेंडा भी दें। दूसरा इसका तरीका होता है आप सर्विस कंडक्ट करें, आप पोल्स करें। लोग पोल्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि जी ये फलां पोल है, फलां का पोल है, यानी कि आपके ख्याल में कौन इक़्तिदार में आएगा, आपके ख्याल में इकोनॉमी जो डिक्रीज हो रही है उसकी क्या वजह है क्या, और उसमें साथ आंसर्स भी आप लिख देते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसकी वजह है या उसकी और वजह है। इस तरह करके ना पोल्स लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। यानी एक सबसे पहली बात ये कि आपने एजेंडा बनाना, ठीक है, और उसके मुताबिक आपने पूरा प्लान करना। और ये वो चीजें हैं जो डिजिटल मीडिया है, इससे आप पैसा भी कमाते हैं और आप कमा सकते हैं। देखिए जो आपकी व्यूवरशिप बढ़ती है, आप उससे आपको अर्निंग भी आना शुरू हो जाती है, उसका जाहिर है फायदा होता है। और एक जो फीमेल है, खास तौर पे आदमियों के लिए भी, लेकिन फीमेल के लिए जिसे कहते हैं ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियली ग्रिप उसके पास होनी चाहिए। पैसा बहुत बड़ी ताकत है। और अगर आप इस तरह अपने चैनल्स बनाते हो, उसमें यह कि आप अपनी बात भी आगे लोगों तक पहुंचा सकेंगे और आप आगे से उससे यानी कमा भी सकते हैं। इसमें आगे से बहुत सारी चीजें हैं डिजिटल मीडिया में, जैसे कि इसमें आ जाता है कि किस तरीके से आप उससे यानी कि पैसा कमा सकते हैं। उसमें उन्होंने किया हुआ कि जैसे उनके कितने उनके लिए चाहिए होते हैं, सब्सक्राइबर्स कितने चाहिए होते हैं, और क्या, ये तो मेरा ख्याल है शायद आप लोगों को पता हो। जी है, आपको इसकी है इंफॉर्मेशन? जी उनके आवर्स होते हैं कुछ जी जी कितने हाँ 1000 आवर्स हैं, ये पता नहीं जी, कितने हैं 4000 आवर्स हैं हाँ जी, यूट्यूब पे YouTube और 1000 मिनिमम सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइब ये इसका होता है। और वो ये कि लेकिन यूट्यूब का जो है उसमें ये कि आप बहुत ज्यादा जल्दी से आपके सब्सक्राइबर्स वो क्या व्यूवर्स भी बढ़ते हैं और उसमें आप बहुत जल्दी कमा भी सकते हैं। उसमें ये जरा क्योंकि देखे ना कि अगर आप कुछ तो कर रहे सबके हैं, भी चैनल्स बन गए हैं। लेकिन वो कंटेंट पे बेस्ड हाँ। करता है ना, अगर आपका कंटेंट अच्छा है फिर वो आपके व्यूअर्स बढ़ते हैं, वरना यूट्यूब बड़ा फ्लॉप होता है जल्दी से। हाँ, नहीं यूट्यूब का आपको एक इशू बता दूं, इसमें जो बहुत बड़ा इशू आ रहा है यूट्यूब का या फेसबुक का। यूट्यूब पे खास तौर पे जो है ना, ये आ गए हैं इंडियंस। गूगल में आप जरा सर्च करके देखें, गूगल हो या वो हो यूट्यूब, इनके ज्यादातर जैसे मैनेजमेंट में ना वो आ गई इंडियंस। इंडियंस हमारी वीडियोस या वो चीजें पीछे करते हैं, क्योंकि देखें ना कि वैसे यूट्यूब का होता है कि जब आप कोई चीज अपलोड करते हैं वो 80,000 तक रीच देता है। एक टाइम पे आपकी वीडियो 80,000 तक लोग देख रहे होते हैं,
लेकिन वो ये होता है, क्या नुकसान होता है कि उसके बाद जब उनको ये पता लगेगा कि ये पाकिस्तान से कर रहा है तो एकदम से व्यूअरशिप खींच लेते। और ये जाहिर है कि ये थोड़ा सा इशू होता है कि इंडियंस और खासतौर पे इंडियंस काफी ज्यादा इस मामले में बाइस। मैं कोई यानी नेगेटिविटी के हिसाब से बात नहीं कर रही, लेकिन जो नेचुरली जो हो रहा है उसकी वजह से वो मैं आपको बयान कर रही हूँ। उसका हल होता है फिर जिस तरह से इसका ना वो खराब होने दिया जाए अपना, जब आप इतने व्यूवर्स वो दे रहे हैं जी जी जी। तो आप लोग इस तरह से वो करते हैं, कुछ भी जी, आप जी। ऐड करते हैं, तो उसका कोई इसका हल भी तो होगा ना कि उनसे जान छुड़ाई जा सके कि वो ना करें। आप लोग नहीं कर सकते ना। नहीं, उसका ये है कि आप ना उनके पास ज्यादा चीजें हैं ना, तो वो नहीं, चीजें ज्यादा डेफिनेटली ज्यादा तो वो कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ तो सॉल्यूशंस भी तो होते होंगे। जी जी, सॉल्यूशंस ये हैं कि आप वो चीजें स्टार्ट में ना आप वो चीजें अपलोड ना करें जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, कुछ चीजें होती देखिए हैं। जब आपके व्यूअरशिप बढ़ जाएगी ना फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ आप दूसरा कंटेंट दें, आप हिस्ट्री पे दें, आप खासतौर पे अपने कामों पे दें ना। आप अपनी एक अच्छी पिक्चर पेश करें कि जी हम यूनियन काउंसिल में ये कर रहे हैं, हमने लोगों के लिए ये काम किया, वो काम किया, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बल्कि आपने गौर किया होगा कि यूट्यूब पे ज्यादातर वो वाली वीडियोस चलती हैं जो गाँव के हवाले से हैं। हाँ बहुत जरूर। हाँ। जिसमें कोई आपको यानी खवातीन कुकिंग कर रही हैं, लोग उठा रहे हैं, चारा डाल रहे हैं जानवरों को, ऐसी चीजों को। तो आप लोग तो देहात को भी दिखा सकते हैं, हर चीज को। फनी क्लिप ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा, फनी क्लिप का ये होता है कि देखें, वो मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तानी ना ज्यादातर, ये ठीक है हंसी मजाक भी होना चाहिए, नो डाउट, इसके बगैर जिंदगी नहीं। लेकिन वो ये कि आप देखें कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसी चीज पे फोकस करते हैं। तो टाइम तो ज्यादा होता है। हाँ जी, और आप कुछ गेन नहीं कर रहे होते। तो ये कि वक्ती तौर पे ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए या रिलैक्सेशन के लिए ठीक है, लेकिन हर वक्त के लिए ये ठीक नहीं होता। तो वो ये है कि पहले आप ऐसी वीडियोस डालें, उसके बाद अगर आप कोई अच्छा मैसेज भी देना चाहते हैं, अगर आप जैसे करें, ये बड़ा इशू आजकल बना हुआ है सिखों के हवाले से कि अमेरिकन और इंडियंस जो सिखों का कत्ल कर रहे हैं, इंडियंस वहां जा जाके रॉ करा रही है। लेकिन उसके बारे में आप अगर कोई वीडियो पाकिस्तान से कोई जाएगी, फौरी तौर पे ब्लॉक हो जाएगी, फौरी तौर पे उसकी वो रीच जो है ना वो कम कर लेंगे, वो खींच लेंगे उसकी रीच, यानी उसको जाने ही नहीं देंगे। इसको पता ना चले हाँ पाकिस्तानी क्या करें। बिल्कुल, वो स्ट्राइक करेंगे। देखें, आपको पता है ना कि जिसे कहते हैं, एक अगर आपकी वीडियो पे, एक आपके चैनल में 3 स्ट्राइक पड़ जाए तो आप तो गए। ऐसा ऐसा ये नहीं समझे कि आपका चैनल ही एक तरह से खत्म हो जाता है। तो वो ये कि इसको यानी ग्रेजुअली आप इसको आगे लेके जाए, इसका आपको ये फायदा होगा कि मुस्तकबिल में, और वही बात की कंटेंट सॉलिड हो, अगर कंटेंट अच्छा है तो फिर बेस्ट है। और ये इसको मेरा जो ख्याल है ना कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में अपनी न्यूज जरूर दें, लेकिन साथ साथ अपने ये चैनल्स पे भी जरूर काम करें। जैसे आपको कोई इजलास हुआ है, आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाएं, आप शॉर्ट्स बना के वो शेयर करें। क्योंकि देखें, ये एक बड़ा साबित हो चुका हुआ है कि जो लोग हैं ना, एक आम इंसान का वक्त के साथ साथ अटेंशन स्पैन मजीद कम होता जा रहा है। अगर पहले आपका अटेंशन, आपको याद होगा, शायद आप लोग, ज़ाहिर आप में से माशाल्लाह यंग भी हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं, एक जमाना ऐसा था कि जब लोग बैठ के नॉवेल पढ़ते थे। ठीक है, ऐसे ही है ना। लेकिन अब क्या है, अब बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल ज्यादा यूज हो रहा होता है। और मोबाइल भी क्या होता है, जी जी टिकटॉक, बिल्कुल। और टिकटॉक कितने सेकंड का होता है, मेरा वाला 1 मिनट से भी कम होता है। हाँ। कम होता है ना। सेकंड का ही होता है। जी जी, सेकंड्स का होता है। आप इससे अंदाजा करें कि अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया, और आपने उस कम वक्त में ऐसा कंटेंट देना है कि लोग आपकी 15-20 मिनट, आधे घंटे की वीडियो भी देखें। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, कैसा जो है वो बनाते हैं कि लोग अटेंशन में। कोई एक, जैसे आपके फर्ज करें आप कोई मीटिंग कर रहे हैं, उसमें से कोई अच्छा सा शॉर्ट बना के किसी की अच्छी सी बात करके उसको अपलोड कर लें। देखिए, ये तो वो बात है कि लोगों को क्लिक कर जाने वाली, अच्छी बात